बहुत बहुत स्वागत है आपका इन एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर्स के अंदर, जहां पर हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी, डिमांड, रिफंड, नहीं नॉट रिफंड, डिमांड, रिकवरी, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अपीलेट प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। इन तमाम प्रकार की प्रोसीडिंग्स का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो ताना बाना है, वो किस तरह से है, वो सीखते हुए हम आगे चलेंगे। तो जो प्रोसीडिंग्स अपनी यहाँ पर आ रही हैं भाई, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ ऐसे करके कि जैसे अपनी लाइक डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग सेक्शन 59 से लेकर 94 तक आती हैं। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 122 से लेकर 137 तक आती हैं। अपीलेट प्रोसीडिंग्स आपकी 107 से लेकर 121 तक की आती हैं। ठीक है। और इन तमाम प्रकार की प्रोसीडिंग्स से अगर हमें बचना है तो हमारे पास एक चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम है एडवांस रूलिंग का, कि जो हमें शुरू में ही नियम कानून की जानकारी दे देता है। अगर हम इसके थ्रू निकलते हैं तो शायद यहाँ पर हमारे चांस जाने के बच जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो इन्हीं तमाम बातों को हमने सीखना है और देखना है। और एडवांस रूलिंग आती है आपकी 95 से लेकर 106 के बीच में। मैंने यहाँ पर ये 2-3 पेज का एक डायग्राम तैयार किया है पूरी बुक को एनालाइज करने के बाद में। तो वो इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इस फ्लो को ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स, बच्चा पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं, तो देखते हैं। और रजिस्ट्रेशन उसने लिया या नहीं लिया, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन लिया या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो ऐसे व्यक्ति का हम करेंगे यहाँ पर जाकर लाइक रिटर्न भी इसकी ऑब्वियस सी बात है फाइल नहीं होगी अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है तो फिर इसका यहाँ पर जाकर हम अल्टीमेटली बेस्ट जजमेंट एक्स पार्टी कर देते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उनसे कहा कि भाई असेसमेंट करना है आपने। असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट आया और एक प्रोविजनल असेसमेंट आया सेक्शन 59 और 60 में। प्रोविजनल में क्या है कि जब हमें नहीं पता होता कि वैल्यू क्या है, रेट क्या है, या कोई चीज़ डिस्प्यूट में चली जाती है, तो वहाँ हम अधिकारी के पास जाते हैं और बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा प्रोविजनल बेस पर आप यहाँ असेसमेंट कर दीजिएगा। प्रोविजनल बेस पे असेसमेंट हो जाता है। लेटर ऑन ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मंगवाएगा, चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा एंड फाइनलाइज होने के बाद जो भी डिमांड रिफंड है वो यहाँ पर विद इंटरेस्ट निपटा दिया जाएगा। जहाँ पर सेल्फ असेसमेंट हो रहा है वहाँ पर दो बातें निकल के आई हैं कि क्या आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं करी है। अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो आगे आ सकता है सेक्शन 61 की स्क्रूटनी, और रिटर्न नहीं फाइल करी तो बेस्ट जजमेंट पर आपका स्वागत है। स्क्रूटनी में बोलते हैं, स्क्रूटनी का मतलब सेक्शन 61 की प्राइमा फेसी चेक होती है। जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ कर देखता है वैसे ही ये डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर रहा है। कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, नोटिस आपको आ जाएगा, रिप्लाई करोगे 30+ एक्सटेंशन के अंदर अंदर। ऑफिस सेटिस्फाई हुआ तो ओके है, और वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लगाएगा। 61 के बाद वो आगे क्या कर सकता है, वो आगे यहाँ जा सकता है। ये क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, 61 के बाद वो सीधा 73-74 का नोटिस डाल सकता है। वो रूटीन ऑडिट करा सकता है सेक्शन 65 की। सेक्शन 66 का स्पेशल ऑडिट वो यहाँ पर करवा सकता है, या इंस्पेक्शन सर्च सीजर की बात हो सकती है। यानी कि सेक्शन 65, 66, 67, 73/74 ये वाले सेक्शंस यहाँ पर इनिशिएट करे जा सकते हैं। मोर ओवर रिटर्न फाइल हो गई है, भले ही स्क्रूटनी नहीं हुई, लेकिन ये डायरेक्ट एरो यहाँ से भी जा रहा है। 3B फाइल होने के बाद आपको डायरेक्ट शो कॉज नोटिस भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन एरोज के स्ट्रक्चर को ठीक से हम लोग समझ कर चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। उधर देख रहे थे जब बेस्ट जजमेंट हो रहा है, बेस्ट जजमेंट पर कहाँ कहाँ आ रहे हैं हम। या तो हमने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था तो यहाँ बेस्ट जजमेंट पे आ गए। हमने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे, बेसिकली हमने 3B अपना फाइल नहीं किया है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक्स पार्टी असेसमेंट कर दिया जाता है।
एक आता है सेक्शन 60 में, जो नॉन फाइलर हैं, रिटर्न फाइल नहीं करी है, उनका बेस्ट जजमेंट यहाँ पर होता है। जो आपके नॉन रजिस्ट्रेंट हैं उनका बेस्ट जजमेंट यहाँ पर होता है, और इधर होता है आपका समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 64 में करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में फिर अलग अलग रास्तों से यहाँ पे चल के आते हैं। इसमें एक बात और बोली गई है कि जो समरी असेसमेंट आप कर रहे हैं, अगर वो गलत हो जाता है, गलती पता लगती है, खुद से पता लगती है अधिकारी को, या फिर उसे सूचित किया जाता है बाय द एप्लीकेंट कि भाई कुछ दिक्कत है, तो फिर यहाँ पर देसी इलाज लगाया जा सकता है। आप देख कर बताइए जरा, हम किन किन सोर्सेज से डिमांड ऑर्डर तक पहुँच रहे हैं। सीधा 3B फाइल होने के बाद शोकॉज नोटिस आ सकता है। दूसरा, ऊपर से सेक्शन 61 से होते हुए 65, 66, 67 के बाद हम यहाँ देसी इलाज पर आ सकते हैं, और उधर से देखा जाए तो सेक्शन 64 का जो समरी असेसमेंट हो रखा है, अगर वो गलत हो गया है तो भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 67, 66 यहाँ आते हैं। 66 बोलता है कि अगर आपने अमाउंट कलेक्ट कर लिया है इन एक्सेस ऑफ द टैक्स अमाउंट, तो आपको सेक्शन 76 का नोटिस आएगा और अकॉर्डिंगली आपको डील किया जाएगा। सेक्शन 77 बात करता है इंटर कन्फ्यूजन की, कि आपने अगर ट्रांजैक्शन सपोज करो इंट्रा थी और इंटर मानकर आपने टैक्स भर दिया या वाइस वर्सा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर जो आपको सही भरना चाहिए वो भरना पड़ेगा, और जो सही नहीं भरा है उसका आपने रिफंड, मतलब जो सही भरना चाहिए था वो भरना पड़ेगा, और जो गलत भर चुके हो उसका आपको रिफंड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। डिमांड के बाद में रिकवरी की बात आती है। यहाँ पर पूरे हाथ खोल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। जनरल सेक्शन है रिकवरी के 78 में। टाइम ऑफ रिकवरी क्या होगा? जनरली रिकवरी का टाइम होता है डिमांड ऑर्डर के 3 महीने बाद, पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर इस पीरियड को शॉर्टन भी किया जा सकता है। 7 दिन बाद भी रिकवरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे समरी असेसमेंट लग रहा है कि भाग भूग जाएगा, तो फटाफट रिकवरी एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 79 है, यहाँ तो कथित सरकार अंधी हो गई है बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई रिकवरी के मोड क्या क्या होंगे। ऊपर बताया रिकवरी का टाइम क्या होगा, आगे बता रहे हैं रिकवरी के मोड कौन कौन से होंगे। एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम रिफंड ड्यू से, सेल ऑफ गुड्स कर सकते हैं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से जो पैसा आने वाला है उसे वहाँ से छीन सकते हैं, उनको डायरेक्ट जाकर थ्रेटन कर सकते हैं, शराब को भी बेच सकते हैं, किसी भी तरह का कोई गुड्स वगैरह कहीं हद पे चढ़ गया बेच बाच के निपटारा कर सकते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद में सेक्शन 80 आता है, जिसमें रिकवरी का टाइम बताया जाता है कि रिकवरी का टाइम क्या रहेगा, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं। सेक्शन 81 आता है कि अगर आपने बैड इंटेंट के साथ प्रॉपर्टी को दाएं बाएं कर दिया है, तो ऐसे दाएं बाएं की हुई प्रॉपर्टी, ऐसे ट्रांसफर को वॉइड माना जाएगा, और वो एप्लीकेंट यानी आप ही की प्रॉपर्टी मानते हुए आपसे रिकवरी करी जाएगी। सेक्शन 82 आएगा, जहां पर गवर्नमेंट ड्यूज़ के बारे में बात करता है कि वो गवर्नमेंट ड्यूज़ आपके अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल ड्यूज़ होते हैं। 83 के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट की बातें करी जाती हैं। फिर कुछ सेक्शन यहाँ पर और मैंने बताए हैं जिनका उपयोग यहाँ पर अपना किया जाता है मालिक। तो इस प्रकार से अपना ताना बाना बना हुआ है। फिर यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बताई जाती है कि सिविल में क्या क्या आता है। सिविल में पेनल्टीज और गुड्स का सीजर निकल के आता है। पेनल्टीज के अंदर सेक्शन 122, 125 ये आपके जो असेसी है, टैक्स पेयर है, उसके लिए होती हैं। सेक्शन 123, 124 की जो पेनल्टीज हैं ये बाकी अदरवाइज डिपार्टमेंट्स के लिए होती हैं। फिर यहाँ पेनल्टी ठोकने के बाद 3 रिलैक्सेशन के सेक्शंस अपने दिए जाते हैं, 126, 128 और 127 करके। जो आपकी सीजर एंड कॉन्फिस्केशन की बातें होती हैं, सेक्शन 68 में पहले ट्रक रोका जाता है, रोकने के बाद 129 का सीजर, 130 के अंदर कॉन्फिस्केशन की बात कर दी जाती है, और 131 के अंदर बोलता है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो हैं आपकी ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ऐसे बोला जाता है। फिर बोलते हैं साहब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ये जो आपके सिविल ऑफेंसेस होते हैं, इन्हीं में से चुनिंदा पहले 12 थे, अभी 9 ऑफेंसेस हैं जो घातक ऑफेंस कैटेगरी में रखे गए हैं, जिनके लिए व्यक्ति को जेल तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 132 आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, जो आपको बताएगा कि भाई कौन कौन से ऑफेंसेस आपके इस कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। आई मीन टू से कि भाई कौन कौन से ऑफेंस आपके क्रिमिनल ऑफेंस बनेंगे, एंड उनके रेस्पेक्ट में हम आपको यहाँ पर सजा की बात करके चलेंगे। एंड सेक्शन नंबर 69 जो कि बिल्कुल उल्टा लटकाने जैसी प्रक्रिया कर रहा है, इसमें अरेस्ट करने की पावर के बारे में बताया गया है कि कब अरेस्ट किया जा सकता है। और ऐसे फिर आगे 2-4 सेक्शंस और निकल के आते हैं इसमें, देखेंगे चैप्टर जब आएगा देखेंगे। सेक्शन 134 की प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले सेक्शन 135 आएगा कि जैसा हम जानते हैं कोर्ट किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे तब तक नहीं डाल सकता जब तक कि उस व्यक्ति ने वो काम अपनी बैड इंटेंट के साथ ना किया हो। अब फाइनली वो काम बैड इंटेंट के साथ हुआ है या नहीं हुआ है ये कौन तय करेगा? तो यहां लॉ मेकर ये प्रज्यूम करके बैठ गया है कि जो गिल्टी, जो एक्यूज्ड जो पर्सन है उसने ये काम बैड इंटेंट के साथ ही किया था, ये प्रिजम्पशन लेके बैठ जाता है और बोलेगा हम तो आपको हमेशा जेल में डालेंगे। अगर आपको बचना है तो आप प्रूफ करो कि आपका माइंड बैड माइंड नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, अगर बचना है तो। सेक्शन 136 रेलिवेंट नहीं होगा। 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करेगा एंड 137 ऑफेंस बाय कंपनी में जिसको इंचार्ज डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी बात अपनी करके चलता है मालिक। राइट सर। फिर ऐसे ही अपनी अपीलेट प्रोसीडिंग्स आती हैं, चर्चा करेंगे इनकी हम, कि आपकी सिविल हो गई, क्रिमिनल्स हो गई, डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो गई। तमाम प्रकार की प्रोसीडिंग्स से आहत होने के बाद व्यक्ति को कोई ना कोई अपना कांधा तो रखने के लिए चाहिए होता है सहारा, तो फिर वो अपीलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ जब डिमांड ऑर्डर अपना इशू मालिक कर दिया जाता है तो फिर उसमें ये यहाँ पर बोलकर चलेगा कि भाई आपने पे कर दिया या फिर नहीं किया है, ये देख के बताओ। तो डिमांड पे कर दी तो ओके है, और डिमांड पे अगर नहीं की है तो फिर 3 महीने का वेट करते हैं। हालांकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 3 महीने से पहले भी कार्रवाई की जा सकती है, रिकवरी की बात होगी। बट इन बिटवीन अगर आप अपील में चले जाते हो तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया जाता है। तो पहले अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं, फिर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। तो पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट आप सीखेंगे आएंगे जब हम अपने अपील के चैप्टर पे। तो इस प्रकार की बातें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है साहब, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए अब आपको लिए चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, और नाम है इसका असेसमेंट का। चले? यस सर। तो यह असेसमेंट में बोलता है आके कि भाई असेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है ऑल। तो सेक्शन 59, 60, 61, 62, 64 ये 4-5 सेक्शन इस चैप्टर का हिस्सा बनते हैं। सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट का आता है, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सेल्फ असेस द टैक्स लायबिलिटी, और फाइल करेगा अपनी वैलिड रिटर्न ऐसी की तैसी में जाओ। उसके बाद री असेसमेंट या स्क्रूटनी की बात वहाँ पर करी जाती है कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है रिटर्न, ठीक है, तो उस रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है बाय द ऑफिसर। स्क्रूटनाइज का मतलब प्राइमा फेसी चेक होता है, और अगर कुछ अंतर मिलता है तो अधिकारी उसे सूचित करेगा चिट्ठी डालकर, और नाउ द पर्सन फाइल रिप्लाई विद इन 30 डेज प्लस एक्सटेंशन। और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो ओके, और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है तो फिर फर्दर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा, जिसमें ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, शो कोज नोटिस, डिमांड ऑर्डर एंड ऑल, ये सारे के सारे पैरामीटर्स में कोई सा भी यहाँ पर इनिशिएट कराया जा सकता है। उसके बाद आता सेक्शन नंबर 62 करके, इसमें बोलते हैं कि भाई नॉन फाइलर जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है उनका बेस्ट जजमेंट करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अलग अलग चरण आते हैं रिटर्न को लेकर। एक एसएमएस अलर्ट आता है ड्यू डेट के 3 डेज इन एडवांस, फिर ड्यू डेट आती है, और ड्यू डेट के बाद फिर एक एसएमएस आता है अलर्ट आपका कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो कर दीजिए। ठीक है। आफ्टर 5 डेज ऑफ ड्यू डेट जो आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, तो आफ्टर 5 डेज ऑफ ड्यू डेट एक नोटिस आपको आता है 3 डेज के GSTR 3A के अंदर, जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी रिटर्न को अगले 15 दिन के भीतर भीतर फाइल कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपने रिटर्न फाइल कर दी ओके, लेकिन अभी भी अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो डिपार्टमेंट अब एक तरफा प्यार यहाँ पर अपना इनिशिएट कर देगा, यानी कि एक्स पार्टी असेसमेंट बोले तो बेस्ट जजमेंट पर वो उतर आएगा। कैसे करते हैं बेस्ट जजमेंट? कोई बात नहीं, उसके लिए वो कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलता है। वो चेक करेगा कि भाई वेंडर का जो GSTR 1 है उसको ध्यान में रखेगा, आपके पास 2 भी आया होगा, ई वे बिल एंड ऑल। वही कि कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपकी लायबिलिटी को असेस करेगा। मैक्सिमम टाइम क्या है? 5 ईयर फ्रॉम एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, वहाँ से 5 साल के भीतर भीतर ये कराया जा सकता है। ओके बेबी।
और अगर मान लीजिए बे जजमेंट के बाद क्या, बे जजमेंट होने के बाद या तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, 60 + 60 डेज का समय दिया जाता है, और जो बे जजमेंट था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, नहीं तो सेक्शन 79 की रिकवरी चालू हो जाएगी। अभी जो बोला 60 + 60 का मतलब क्या है, अगर आपने पहले 60 डेज में रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, सब कुछ कर दिया, तो आपको टैक्स भरना, इंटरेस्ट भरना और 47 की लेट फी भरनी है बस। और अगर आप अगले वाले 60 डेज में आते हैं तो टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फी के साथ साथ एक नई चीज और बढ़ जाएगी, एडिशनल लेट फी आपको और लगेगी अंडर सेक्शन 62 के 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, ये लेटेस्ट था। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 63, जो नॉन रजिस्ट्रेंट होते हैं उनका बे जजमेंट आता है। तो पूछा जाता है कि आर यू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओ या, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया, या लिया था तो वो सरेंडर कर दिया, मतलब एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है वो सिंगल का है, शादी नहीं हो रखी है या करवाई ही नहीं है या तलाक दे दिया है, तो यहां पर बे जजमेंट होगा वही, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बे जजमेंट करेगा सरकार, एक तरफा प्यार, विद इन 5 ईयर ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट। हालांकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का पक्का यहां पर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर भी बे जजमेंट का प्रोविजन इन्होंने बता रखा है। आगे आता है सेक्शन नंबर 64, जिसमें समरी असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि एसएससी भागने के मूड में और अच्छी खासी लायबिलिटी के साथ में, तो और फिर पकड़ में नहीं आएगा, लाइक गोइंग परमानेंट अब्रॉड, तो वैसे करके, तो ऐसे में ऑफिसर फटाफट से उसका एक असेसमेंट कर डालता है, और फटाफट से वो, जैसे नॉर्मली रिकवरी के लिए भी 3 महीने का समय होता है, तो यहाँ पर वो 3 महीने वाला समय भी शॉर्टन किया जा सकता है। तो वैसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं इसमें। क्या, अगर मान लीजिए लायबिलिटी गुड्स के संबंध में है और कोई व्यक्ति उसके गुड्स का इंचार्ज बन के बैठा है, सांप की तरह उस गुड्स के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है, कोई उसका एजेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, व्हाटएवर, तो ऐसे में वो जो कस्टोडियन बना बैठा व्यक्ति है, जो कुंडली मारकर बैठा है, टू द एक्सटेंट उस व्यक्ति को टैक्सेबल पर्सन मानकर उससे रिकवरी कर ली जाएगी। ठीक है जी। एंड बस यही था। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो माइट भी पॉसिबल कि जो समरी असेसमेंट है आपका ठीक ना हो। अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो सुओ मोटो या फिर विद इन 30 डेज फैसला आने के बाद में अधिकारी को नहीं पता लग पा रहा, तो आप एप्लीकेंट बता सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर लिया जाएगा, और फिर एक फॉर्मल रूट यहाँ पर फॉलो करेंगे, जिसमें शोकोज नोटिस, डिमांड ऑर्डर एंड ऑल, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर कर दी जाती हैं। आगे आता है इसमें आपका प्रोविजनल असेसमेंट जी। तो ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब असेसेबल वैल्यू या रेट को लेकर कोई इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज है, या कोई ईयर एंड डिस्काउंट है, कोई रेट का डिस्प्यूट है, मतलब यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द जीएसटी अमाउंट करेक्टली एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पर ASMT फॉर्म के अंदर जाकर हम अप्लाई कर देते कि साहब हमें दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ईयर एंड डिस्काउंट था कि हमने कस्टमर को ऑफर दे रखा था कि वैसे तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये पर यूनिट का है, बट अगर आप साल भर में लाख या उससे ऊपर यूनिट परचेज करते हो तो हम आपके लिए प्राइस जो है वो 9 रुपये का यहाँ पर आकर कर देंगे, ऐसे बोलते हैं मालिक। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसमें होता क्या है कि हमने तो बे जजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया ASMT 01 के अंदर, ऑफिसर इस पर रिएक्शन देता है अपना 90 डेज के भीतर भीतर, ठीक है, और वो हमें अलाउ करेगा इसके लिए, एंड उसमें वो हमें हायर साइड पे भी अलाउ कर सकता है और लोअर साइड पे भी अलाउ कर सकता है। लोअर साइड पे अगर अलाउ किया है तो हमसे एक सेफ्टी बॉन्ड मांगेगा डिफरेंस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट का, क्योंकि कल को डिमांड बन सकती है तो उसकी रिकवरी कैसे करी जाएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात, प्रोविजनल से फाइनलाइज भी हम करके चलेंगे, उसमें 6 मंथ का समय होता है, लेकिन एक्सटेंशन भी चाहिए होता है। हमारे खुद के केस में एक्सटेंशन चाहिए, बिकॉज ये ईयर एंड डिस्काउंट का प्रोविजन था। तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई एक्सटेंशन जो मिलेगा 6 महीने के लिए मिल जाएगा, प्लस एक्सटेंशन कितना, एक्सटेंशन फर्दर 6 मंथ के लिए एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के थ्रू, और 4 साल तक दिया जा सकता है बाय द कमिश्नर। खैर, प्रोविजनल टू फाइनलाइज जब होगा तो फाइनलाइजेशन पर अलग अलग बातें हो सकती हैं। मान लीजिए शुरू में हायर साइड पे था, बाद में भी हायर पे है, तो नो डिमांड नो रिफंड। दूसरा, शुरू में हायर साइड पे था, बाद में लोअर साइड पे होता है, तो यहाँ पर रिफंड बनेगा,
और रिफंड बनेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से, और सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली ये दिया जाएगा। तो जब आप रिफंड की एप्लीकेशन डालेंगे उसके 60 दिन के भीतर भीतर अगर आपका पैसा आ जाता है बैंक में, फिर तो ब्याज का एक ढिला भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 60 डेज के बियॉन्ड आता है तो जितना लेट हुआ 60 डेज के बाद में, उतने का आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर आपका प्रोविजनल असेसमेंट जो था वो लोअर साइड पर था इनिशियली, है, एंड लेटर ऑन उसे हायर साइड पर हो जाता है, तो यहां पर डिमांड बनेगी। और डिमांड तो आप जानते हो भाई शुरू से बनेगी, विद इंटरेस्ट बनेगी, और 18% पर एनम के हिसाब से यहां पर डिमांड बना दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस तरह की बातें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारे सेक्शन कौन कौन से आए? सेक्शन 59 आया सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, है ना, एंड 61 स्क्रूटनी, 62 63 हो गए अपने नॉन फाइलर और नॉन रेजिस्ट्रेंट के, और सेक्शन 64 हो जाता है अपना भूरा मेरे यहाँ पर आपका लाइक क्या बोलते हैं इसका फटाफट वाला जो असेसमेंट है उसके लिए यहाँ पर से रखवा दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी अभी हमने कंप्लीट किया है एडवांस रूलिंग का चैप्टर, और कितना सौभाग्य है कि चैप्टर ख़त्म होते ही उसका हम ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करते हैं, तो कम शब्दों में सारी बात रिकॉर्ड हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे जो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 95 से शुरुआत होती है, उसमें डेफिनेशंस आती हैं। उसके बाद में फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के लिए 3 सेक्शन 96, 97, 98 करके आते हैं। उधर जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है 3 सेक्शन उसके लिए आते हैं 96, 100 एंड 101। और फिर मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, इनके चरणों में पड़ा हुआ सेक्शन 102। फिर 3 सेक्शन और आते हैं AVP करके, एप्लीकेबिलिटी, वर्ड एब इनिशियो, एंड P फॉर है इसका पावर्स, एंड ये 3 सेक्शन यहाँ पर आते हैं मालिक। उसके बाद सेक्शन नंबर 103, 104, 105 में आते हैं, 106 नंबर का आपका रेलिवेंट नहीं रह जाता है। ऐसे करके हम लोग अपनी बात करके चलते हैं साहिब। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बैकग्राउंड देखी थी कि देखिए कोई भी नया पुराना बिजनेसमैन है, अगर टैक्सेशन की दुनिया में कोई डाउट अगर उसे आता है तो दे कैन अप्रोच फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की वो ताकत है कि इसके अगेंस्ट आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर भी नहीं जा सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दूसरी एक और बात यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी, एक इंक्वायरी सेंटर, बेसिकली एक ऑथेंटिकेटेड इंक्वायरी सेंटर है, और इनके द्वारा दी गई सलाह सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसको इन्होंने दी है, कोई और इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। जहाँ तक सवाल है पूरे प्रोसेस का, तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई एलिजिबल पर्सन होता है और एलिजिबल डाउट लेकर एलिजिबल अथॉरिटी के पास में जाता है। एलिजिबल पर्सन कौन है? जो पहले से रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन की इच्छा रखता है। एलिजिबल डाउट क्या है? गुड सर्विस सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़ दीजिएगा, टैक्सेबल पर्सन, एग्जाम्पशन, वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, RCM, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ITC, किसी भी नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी, क्लासिफिकेशन वगैरह, इन मुद्दों पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, फीस लगेगी 5000 रुपये की, फॉर्म होगा ARA01 करके। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉइंट और कमिश्नर और अबव रैंक के व्यक्ति बैठे हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन आपकी पहुँचती है तो वो डिपार्टमेंट से, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो रिकॉर्ड वगैरह मंगा सकते हैं, और लेकिन उनको वापस कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड ये आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट यहाँ पर मारेंगे मैंडेटरी 2 सिचुएशंस में। अगर आपका खुद का केस ऑलरेडी पेंडिंग या डिसाइडेड है किसी भी लेवल पर, एडजुडिकेशन लेवल पर, रिविजन लेवल पर या फिर अपीलेट लेवल पर, तो मैंडेटरी रिजेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी और व्यक्ति का ऐसा ही केस किसी लेवल पर पेंडिंग या डिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पर अधिकारी की अथॉरिटी की डिस्क्रिशन आती है कि वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। अच्छा, जो भी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन होगा वो भी रिटन ऑर्डर पास किया जाएगा, और अगर रिजेक्शन है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी, और उसके रिजेक्शन के कारण भी उसमें बताए जाएंगे।
आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट होने के बाद में फिर 90 डेज के भीतर भीतर वो अपना यहाँ पर फैसला सुना देते हैं, और उसके अगर कोई इस पर दुखी है तो 30 + 30 डेज के भीतर भीतर वो जाकर अपलेट बॉडी को जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। अपलेट बॉडी पर जाएंगे तो फॉर्म नंबर ARA 02 एप्लीकेंट के लिए, ARA 03 डिपार्टमेंट के लिए है। ARA 02 के अंदर 10,000 + 10,000 की एप्लीकेशन जाती है, और ARA 03 के अंदर चूंकि डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा ये फाइल की जाती है तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है। जब हम अपलेट अथॉरिटी के पास पहुंचे तो वो भी अपना 90 दिन के भीतर भीतर जो भी अपना फैसला सुना देते हैं, जो भी इनको ठीक लगता है वो अपना फैसला यहाँ पर सुना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चोर दरवाजा भी है जहाँ से कि जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो जा सकती है अपलेट अथॉरिटी के पास में कोई रेफरेंस मांगने के लिए, और रेफरेंस को यूज़ करते हुए अपनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर वो सुना सकती है, दे सकती है यहाँ पे करके। कुछ छोटी मोटी बातें और बताई गई हैं कि अगर मान लीजिए रेफरेंस इनके पास में आया था और इनको खुद में डाउट है किसी पॉइंट को लेकर, तो उस पॉइंट के लिए एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती है। साथ में ये बोल के चलते हैं कि देखिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो फैसला होगा या अपलेट अथॉरिटी का फैसला होगा ये राइटिंग में होगा, बाइंडिंग करेगा दोनों पार्टीज को, तब तक नहीं बदलेगा फैसला जब तक कि लॉ या फैक्ट्स में चेंज ना आ जाए। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, 6 महीने के भीतर सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन उसको ठीक करवा दिया जाएगा, और अगर ठीक करने के चक्कर में उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है एप्लीकेंट के ऊपर तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी यहाँ पर दी जाएगी। और जहाँ तक सवाल है पावर्स का, तो पावर ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपलेट अथॉरिटी कुछ इस तरह से कि डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कस्में खिलवा सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते हैं, इंसान को बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऑल ये सारे के सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। और एट द एंड अगर आपने एडवांस रूलिंग का बेनिफिट लिया है मालिक फ्रॉडलेंट इंटेंट के साथ में, तो उसे वॉइड एब इनिशियो यहाँ पर करार कर दिया जाता है। नाउ द चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। तो भैया जी या अभी अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है ऑडिट और इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर का। सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 72 तक इस चैप्टर में आते हैं। आगे बोलते हैं इसमें सेक्शन 65, ये एक रूटीन ऑडिट होता है, प्यार मोहब्बत से होता है। इसमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाता है। ये एक फाइनेंशियल ईयर, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकते हैं। ठीक, इसमें असेसी को ADT 01 फॉर्म के अंदर 15 डेज एडवांस में इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि आपका हम ये ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, और आप में पूरी तरह से कोऑपरेट करके चलोगे, कागज पत्र इकट्ठे करके रखोगे। ऑडिट कंप्लीशन का समय होता है 3 महीने, और 6 महीने का एक्सटेंशन, कुल मिलाकर मैक्सिमम 9 महीने हो सकता है, जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल करा दोगे या ऑडिट एक्चुअल में इनिशिएट हो जाएगा, विच एवर इज लेटर वहाँ से। फिर उसके बाद में ADT 02 के अंदर उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो रिपोर्ट बनाकर आपको दे देंगे, और जो भी ड्यूज़ वगैरह बनते हैं आप उनको पे कर दीजिए, तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हैं, ड्यूज़ पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर वो अपना देसी इलाज बांध देगा अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। तो अगला सेक्शन आता है स्पेशल ऑडिट का अंडर सेक्शन 66। जब किसी टैक्स पेयर का कोई केस अधिकारी के पास लगा हुआ होता है, केस में कॉम्प्लेक्सिटी है वैल्यूएशन और ITC को लेकर जो कि नॉर्मल फ्रेम में नहीं है, तो ऐसे में इन उलझी हुई लटों को सुलझाने के लिए कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फ़ों को संवार दूंगा, इन जुल्फ़ों को संवरवाने के लिए अधिकारी एक प्रैक्टिसिंग CA या CMA को अपॉइंट करता है। ये बेसिकली कमिश्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है, और उसका जो फीस है वो भी डिपार्टमेंट ही यहाँ पर बियर करके चलता है कि आप जाइए और इस टैक्स पेयर के यहाँ पर जाकर आपको ऑडिट करना है। उधर टैक्स पेयर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है फॉर्म नंबर ADT 03 के अंदर कि आपके यहाँ पर ये वाले CA साहब आएंगे, आप इनको पूरी तरह से कॉपरेट करके चलना। और हाँ, ये फैक्ट इरेलीवेंट है कि आपका कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सारे ऑडिट हो चुके हैं। हम कुछ अलग देखना चाहते हैं, हम इसकी MRI करना चाहते हैं केस की, इसलिए आपको ऑडिट हर हाल में करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर ऑडिट रिपोर्ट आती है, 90 + 90 डेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सौंप देता है अधिकारी को। फिर अधिकारी अपने एंड से अपनी रिपोर्ट बनाता है ADT 04 फॉर्म के अंदर, और वहाँ बताता है कि देखो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ये बोल रहे हैं और हमारी रिपोर्ट ये निकल के आई और ये डिफरेंस बनता है, इतना आपको पेमेंट करके चलना है। एंड उसके बाद फिर अपना फाइनल कंक्लूजन ऑर्डर वो यहाँ पर निकाल देता है, ऐसे करके। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 67(1) करके आपके सामने आता है, जहाँ पर बोलते हैं इंस्पेक्शन है, लेकिन ये प्रीमाइसिस पर है, ध्यान दीजिएगा। रोड पर इंस्पेक्शन होगा अंडर सेक्शन 68 में। यहाँ 3 बातें बोली गई हैं। अगर आप वैल्यू के साथ खड़वाल कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को हाइड कर देते हो, जो स्टॉक आपके हाथ में उसे छिपा
छुपा छुपू देते हो, या फिर आईटीसी फर्जी तरीके से ले रहे हो, या और कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो विद इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ऐसे में मेन पार्टी और आपके जो सहयोगी हैं चंगू मंगू, वेयर हाउस कीपर, ट्रांसपोर्टर, इनके प्रमाइसिस पर भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इंस्पेक्शन सिर्फ एक व्यू ओनली प्रक्रिया है, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गुड्स आपका लेकर नहीं जा रहे अपने साथ हो। उसके बाद में सेक्शन 67(2) है, यहाँ सर्च सीजर की बात कर रहे हैं, प्रीमाइसिस पे बात कर रहे हैं। अगर ये काम रोड पर होगा सर्च सीजर का तो सेक्शन नंबर 129 एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन का आ जाता है। तो ऐसे में अधिकारी जाते हैं सर्च एंड सीजर के लिए, वो उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है सारा कैरी करते हैं अपने साथ में, इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट को वापस कर देते हैं 30 डेज में, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को जब तक नीड है तब तक अपने पास में रखते हैं। इन बिटवीन अगर टैक्स पेयर को कोई जीरोक्स वगैरह कॉपी लेनी है तो बॉन्ड भरेगा यहाँ पर आकर और अपनी कॉपीज या पेपर्स अपना निकलवा के ले जाएगा अगर उसे किसी काम के लिए चाहिए तो। उसके बाद जो गुड्स वगैरह था उसके बारे में बोलते हैं कि अगर उनको रीजन टू बिलीव है कि इनका गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स से चोरी का है, टैक्स पे नहीं किया है, तो उसको सीज कर देते हैं, या तो अपने साथ सीज कर कैरी करके ले आएंगे, और नहीं तो फिर वहीं पर उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, वहीं पर सील कर देते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पर एक पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामे में क्या होता है कि ये सामान हम कैरी करके ले जा रहे हैं और इसको हम सील करके जा रहे हैं, और उस पंचनामे पर खुद के हस्ताक्षर, टैक्स पेयर के हस्ताक्षर और जो विटनेस होते हैं उनके हस्ताक्षर, उनके सिग्नेचर वहाँ पर लिए जाते हैं। जब अपने ऑफिस में सारे कागज पत्तर लेकर वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो उस पर अपनी स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद 6+6 मंथ के अंदर नोटिस देता है कि बताइए हम आपको ये कॉन्फिस्केशन क्यों ना करके चलें। तो फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर हियरिंग्स होती हैं, उसके बाद एसएससी अगर हार जाता है तो गुड्स उसके कन्फिस्केट हो जाते हैं और फिर लेटर ऑन वो ऑक्शन में लगा दिए जाते हैं। इंस्पेक्शन हो रहा है, ऑन द रोड किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू का माल यहाँ ढोया जा रहा है तो यहाँ पर इंस्पेक्शन करवा दिया जाएगा, और जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनते हैं वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो इसको लिंक कर देंगे। फिर हम अपने सेक्शन नंबर 129 से इसको लिंक कर दिया जाता है। इसके आगे की कथा वो सेक्शन बोलता है वहाँ पर जाकर। ठीक है जी। सेक्शन 69 मैंने अभी होल्ड पे डाला है क्योंकि सेक्शन 132 से पूरी तरह से कनेक्टेड है, उस पर पूरा डिपेंडेंट है, तो जब तक सेक्शन 32 नहीं समझ में आएगा इसको पढ़ना बेकार है। हमने सेक्शन 3 देखे, 71, 72, 73। भाई आपको हर तरह की प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो चाहे नॉर्मल हो, सभी को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा क्योंकि देश के रेवेन्यू का सवाल है। जो दूल्हा है मेन पार्टी सेक्शन 71 में उसके लिए बोला गया है। 70 में सेकेंडरी पार्टी जो साथीगढ़ है, चंगू मंगू, एजेंट, वेयर हाउस कीपर वगैरह, उनके लिए बोला गया कि आपको इन पर्सन भी आना पड़ सकता है या डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप उन्हें हवेली पर लेकर आइए। और जो सेक्शन 72 के अंदर बोलता है कि जो बाकी अधिकारी लोग हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, गांव का अधिकारी है, कोई भी सब के सब कोऑपरेट इसमें करके चलेंगे। तो इस तरह से आपका छोटा सा चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी का, और इसके बैकग्राउंड में हमने कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि भैया यहाँ तक आने के 4 रास्ते हैं। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है, 3B फाइल कर दिया है, 3B की स्क्रूटनी हुई, उसके बाद ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, उसके बाद शो कोई नोटिस आ सकता है। दूसरा, 3B फाइल होने के बाद डायरेक्ट नोटिस आ सकता है। अगला, स्क्रूटनी होने के बाद डायरेक्ट नोटिस आ सकता है। अगला, समरी असेसमेंट हुआ, गलत हो गया, अब शो कोई नोटिस डायरेक्ट आ जाएगा और समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। सेक्शन लिस्ट दूसरा पॉइंट। 73, 74, 75 शोकोज नोटिस और डिमांड ऑर्डर की बात करते हैं। 76 टैक्स से ऊपर की बात करता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। 77 इंट्रा इंटर कन्फ्यूजन पे बेस्ड है, और सेक्शन 78 से लेकर 94 तक रिकवरी के हैं। और ये जो सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 77 तक की जो सेक्शन थे ये अपने डिमांड के हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है डिमांड एंड रिकवरी। 5 कारण होते हैं शोकोज नोटिस को जो अट्रैक्ट करते हैं। टैक्स, शॉर्ट पेड, नॉट पेड, टैक्स लिखा मैंने, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स नहीं लिखा। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स होगा तो वो सेक्शन 76 का नोटिस जाता है। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज्ड, या अर्नेस रिफंड की बात कर रहे हैं। टाइम लिमिट ऑफ शोकोज नोटिस क्या होती है? बोनाफाइड है 2 साल 9 महीने, कहाँ से? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। और अगर मेलाफाइड है तो 4 साल 6 महीने, और जहाँ तक सवाल है ऑर्डर का तो वो 3 साल और 5 साल में आता है। और अगर मान लीजिए आपका कोई रेफर्ड बैक का केस अगर हो रहा है तो जिस दिन रेफर बैक किया गया है उससे 2 साल के भीतर भीतर आपका यहाँ पर ये बन जाना चाहिए। ठीक सर जी। उसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे क्या निकल के आता है? पेनल्टीज़ के बारे में मैंने कुछ बात करी है यहाँ पर आकर। अप्रैल का महीना था, ड्यू डेट आपकी 20 मई थी।
अगले 30 डेज में अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ड्यू डेट के अगले 30 डेज में पेमेंट कर देते हो तो टैक्स के साथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा बस। और उसके भी 30 डेज के बियॉन्ड अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी। पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगेगी? अगर कोई शो कोज नोटिस आया है अंडर सेक्शन 73 तो सेक्शन 73 की अपनी पेनल्टी जो कि 10,000 और 10% ऑफ टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर वो लगेगी। और अगर इन बिटवीन कोई नोटिस नहीं आया, जो कि जनरली होता ही है कि नोटिस इन बिटवीन नहीं आता इन एक्चुअल, तो वैसे वाले केस में रेजिडुअरी पेनल्टी लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 125 जो कि 25,000 तक की लगती है। आगे बात करते हैं इसमें आके, हमारा एक प्रॉपर सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 का मर्ज डिस्कशन है। यहाँ पर नोटिस आया 5 कारणों से। नोटिस के बाद आता है डिमांड ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर के बाद या तो पे करोगे, पे नहीं करोगे तो अपील में जाओगे, अपील नहीं तो रिकवरी होगी। लेकिन आपको यहाँ पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अंदर। क्या बोलते हैं? लेफ्ट में बोलते हैं बोनाफाइड को 2 ऑफर दिए जाते हैं, एक शो कोज नोटिस से पहले और एक शो कोज नोटिस के 30 दिन के भीतर। अगर आप पे ऑफ कर देते हैं तो दोनों ही केस में आपकी पेनल्टी 0 कर दी जाती है। जो मेलाफाइड है उसके पास में 3 ऑफर हैं, एक शो कोज नोटिस से पहले कि अगर आप यहाँ पर सारे ड्यूज पे कर देते हैं और सरकार को इंटीमेट कर देते हैं तो आपको नोटिस नहीं आएगा। दूसरा, शो कोज नोटिस मिलने के 30 डेज के भीतर करते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है वो 25% कर देंगे, और शो कोज नोटिस से पहले किया तो पेनल्टी आपकी सिर्फ 15% की ही रहेगी। डिमांड ऑर्डर मिलने के 30 डेज के भीतर अगर आप कर देते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर जाकर हम वहाँ पर 50% की पेनल्टी उसको यहाँ पर मालिक कर देते हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक सर जी। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं। स्टे पीरियड ऑलवेज एक्सक्लूड किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दी जाएगी, एडजमेंट 3 टाइम्स टू ए पार्टी यहाँ पर मैक्सिमम दिया जा सकता है, डिमांड ऑर्डर विद रीजनिंग होगा और सिंगल एक्ट के लिए डबल पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इंटरेस्ट पेबल होगा भले ही वो ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाई ना कर रखा हो। अगर ओनली इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट है तो ये सारे के सारे प्रोसीडिंग्स ओनली इंटरेस्ट के लिए भी लगाई जा सकती हैं। अगर आपने सेल्फ असेस्ड अपना कोई टैक्स किया है और पे नहीं किया है तो वहाँ पर वो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डायरेक्ट रिकवरी आ जाएगी, कोई शो कोज नोटिस या डिमांड ऑर्डर के बीच में बात नहीं आएगी। अगला पॉइंट है कि अगर आपको कोई ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ था और अकॉर्डिंगली डिमांड ऑर्डर आपका बन जाता है, डिमांड ऑर्डर को लेकर आप अपील में जाते हैं, अपील में जाकर आपको बोनाफाइड साबित किया जाता है तो वहाँ पर आपका जो पहले से ऑर्डर था उस ऑर्डर को ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये बोनाफाइड के लिए ही इशू किया गया था। अकॉर्डिंगली से 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, एक नंबर ऑफ ईयर्स जिनके लिए नोटिस आया था वो मे बी पॉसिबल कि वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी जो पेनल्टी है वो भी 100% से घटकर आ जाएगी आपकी 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, वहाँ तक आपकी पेनल्टी घिसट कर आ जाती है। वैसे करके इसमें बोला जाता है मालिक। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पर आकर कि भाई सेक्शन 76 आता है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 5% से टैक्सेबल थी और आपने 12% कलेक्ट कर लिया है तो आपने 7% एक्सेस कलेक्ट कर लिया। दूसरा, अगर कोई चीज़ मान लीजिए एग्जेम्प्टेड थी, उस पर टैक्स लायबिलिटी 0 बनती थी, फिर भी आपने 12% कलेक्ट कर लिया है तो फिर पूरा का पूरा 12,000 यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स। जो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स होता है वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं होता है। आउटपुट टैक्स वो होता है जितना तक आप लीगली चार्ज करने के लिए एलिजिबल थे उतना तक अमाउंट आपका टैक्स बनता है आउटपुट टैक्स। जो एक्सेस है वो आउटपुट टैक्स है ही नहीं। अगर आउटपुट टैक्स नहीं है तो आपको ड्यू डेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कि आपका तुरंत पेबल हो जाएगा, नहीं पे किया तो सेक्शन 50 का ब्याज इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये आउटपुट टैक्स नहीं है तो आप इसके लिए आईटीसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन 49 बोलता है कि आईटीसी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, तो ये आउटपुट टैक्स नहीं तो आप इसका नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको तुरंत देना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा, नहीं दिया तो आपको डे 1 से सॉरी ब्याज लगा दिया जाएगा, यहां पर इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको शो कोज नोटिस यहां पर डाला जाएगा, अंडर सेक्शन 76 में डाला जाता है और शो कोज नोटिस की कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि एक बार शो कोज नोटिस आने के बाद जो डिमांड ऑर्डर है अपना, वो डिमांड ऑर्डर के लिए आपका 1 साल के भीतर बन जाना चाहिए। आगे एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया गया, उसमें बताया गया कि देखिए अगर मान लीजिए आपका शुरू में ये था कि आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड था लेकिन आपने उस पर 18% चार्ज कर लिया, 18% सरकार ने आपसे छीन लिया, 18,000 मान लेते हैं। बाद में सरकार ने डिसाइड किया कि वो चीज़ एग्जेम्प्टेड नहीं थी, वो 12% टैक्सेबल बनता था, यानी कि बस पे 12,000 टैक्स अमाउंट कहा जा सकता है। अब क्या होगा, क्या 12,000 टैक्स आपको अलग से पे करना पड़ेगा और 12,000 जो एक्सेस पे कर चुके हो वो आपको वापस मिलेगा? जी नहीं। ऐसे में हम एडजस्ट कर देंगे अमाउंट जो आप पे कर चुके हैं इन एक्सेस ऑफ टैक्स लायबिलिटी 18,000, उसमें से 12,000 टैक्स के रूप में मान लिया जाएगा। वैसे करके यहाँ पर बात करी जाएगी मालिक। सेक्शन 77 आता है
यहाँ पर बात करते हैं इंट्रा इंटर की कन्फ्यूजन है। अगर भरना चाहिए था IGST और भर दिया, मान लीजिए आपने CGST SGST, जो गलत भर दिया है वो आपको वापस मिलेगा, जो भरना चाहिए था वो आपको भरना ही पड़ेगा, और जो सही भरना चाहिए था उसे भरने के बाद आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ से 2 साल के भीतर भीतर RFD 01 भर के आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आगे अब बात आती है रिकवरीज की। जो रिकवरी है आपकी वो कब शुरू होती है? 3 महीने बाद शुरू होती है डिमांड ऑर्डर मिलने के, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर इवन विद इन 3 मंथ भी शुरू हो सकती है। रिकवरी का मैकेनिज्म क्या है? जो रिफंड है उससे एडजस्ट कर लीजिए, कोई गुड्स वगैरह बेच सकते हैं उसका, वहाँ से एडजस्ट करेंगे, थर्ड पार्टी से रिकवरी करके चलेंगे और डिस्ट्रेन कर लेंगे प्रॉपर्टी को, DM के थ्रू रिकवरी कराएंगे, कोर्ट के थ्रू रिकवरी करा सकते हैं, बॉन्ड को रिलाइज कर सकते हैं, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन से रिलाइज कर सकते हैं, और अधिकारियों के बीच में यहाँ पर क्रॉस एम्पावरमेंट का सीन चलता है। 3 सेक्शन आते हैं 80, 81, 82। IVP मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट 24 कर सकते हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं ये, और अगर आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को अगर डिफॉल्ट कर दिया, वहाँ पेमेंट नहीं किया, तो फिर ये सुविधा भी आपकी छीन ली जाएगी। फिर आता है आपका 81 करके, यहाँ पर जो ये कहता है कि भाई आपकी अगर अपने रिकवरी प्रोसीडिंग से बचने के लिए अपनी एसेट को दाएं बाएं कर दिया है, तो वैसे वाले केस के अंदर हम उसको वॉइड मानकर चलेंगे और उसे यूज करेंगे फॉर द रिकवरी पर्पस। लेकिन अगर आपने गुड फेथ में एडुकेट कंसिडरेशन लेकर अपनी प्रॉपर्टी को इधर किया है, तो वैसे वाले केस में इसे वैलिड माना जाएगा और सरकारी ड्यूज की रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। 82 में आता है अपना कि गवर्नमेंट ड्यूज अपने प्रेफरेंशियल हैं। इसमें IBC कोड जो आपका है 2016 वो लगता है, उसके मुताबिक सबसे पहले इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन के जो चार्जेस हैं वो आपके पे ऑफ किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं वर्क्समैन कॉम्पनसेशन या वर्क्समैन ड्यूज जो होते हैं वो सॉरी, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, इनके बीच में पारी पासू चार्ज होता है। 3 नंबर पर बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आते हैं, और चौथे नंबर पर अनसिक्योर्ड हैं वो आते हैं, और अनसिक्योर्ड के अंदर जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है, और उसके बाद बाकी सबका हिसाब किताब किया जाता है। 83 में आता है प्रोविजनल अटैचमेंट की, हम लोग बात करके चलते हैं। वहाँ पर ये किसी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी को दाएं बाएं कर सकता है, तो आप प्रॉपर्टीज को प्रिकॉशन लेते हुए पहले ही होल्ड पर डाल दीजिए, यहाँ तक कि उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर इन बिटवीन आपका काम हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज मत रखना, उसकी प्रॉपर्टी को इन बिटवीन भी आप रिलीज कर सकते हो। आगे सेक्शन नंबर 84 आपका काम का नहीं है, उसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। एंड उसके बाद में 85 से लेकर 94 तक के जो सेक्शंस हैं वो मालिक आपके आते हैं साहब कहाँ पर? पैसे कौन देगा भाई? अगर कोई ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न किया है तो जो नया पुराना मालिक दोनों से ज्वाइंटली सेवरली, प्रिंसिपल एजेंट है तो ज्वाइंटली सेवरली हम करके चलेंगे। अमेलगमेशन हुआ तो जहां तक दोनों एंटिटी अलग अलग एक्चुअल में वास्तव में चली थी वहां तक उनको अलग अलग ही ट्रीट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली अपनी अपनी लायबिलिटी के लिए जो वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता तो लिक्विडेटर को 30 दिन के अंदर अपनी सूचना देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को कि उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो गया है। फिर कमिश्नर साहब 3 महीने के भीतर भीतर गवर्नमेंट ड्यूज को बताएंगे जो कि लिक्विडेटर पे करके चलेगा। अगर डायरेक्टर की बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर भी तो ज्वाइंटली सेवरली सब यहाँ पर लाइबल हो जाएंगे, क्योंकि वो वही मालिक हैं, वही कंपनी, सब कुछ एक ही मामला है। प्राइवेट कंपनी से अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है तो वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो लायबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी जरूर आ जाएगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 के मुताबिक 25,000 रुपये तक की। फर्म और पार्टनर है मारो, ज्वाइंटली सेवरली खूब मारो जितना कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और वो टाइमली अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है विद इन 1 मंथ, तो जिस दिन एक्चुअली रिटायर हुआ है वहां से उसे रिटायर माना जाएगा। लेकिन अगर अपनी इंफॉर्मेशन वो लेट दे के चलता है तो जिस दिन एक्चुअल में इंफॉर्मेशन दी है वहां पर रिटायर मानेंगे। रिटायरमेंट के बाद की फेज के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उससे पहले फेज के लिए उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी बनती रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई माइनर केस में कौन होगा, माइनर केस में जो उसका माई बाप है, गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट वगैरह जो भी है, उससे रिकवरी यहां पर करके चलेंगे। अगर कोई हवेली वगैरह यहां पर है जो डिस्प्यूट में चली गई है तो कोर्ट उसका मैनेजर अपॉइंट कर रखा होता है, तो जो मैनेजर होगा उसको यहां पर पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद अगर बिजनेस क्लोज होता, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रोप्राइटरशिप थी और उसकी डेथ हो जाती है और बिजनेस कंटिन्यूड अगर है तो सक्सेसर जो होगा उसको पकड़ लेंगे, और अगर बिजनेस क्लोज्ड है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको पकड़ा जाएगा, और वहां से जो वारिसाना प्रॉपर्टी उनके हाथों में आई है उसको बेचकर ये अपने ड्यूज को पे ऑफ कर सकते हैं। जो बच्चों ने खुद की प्रॉपर्टी कमाई है, खुद की मेहनत से, खुद के पैसे से, उसको यहां पर नहीं लिया जाएगा। HUF, AOP, BOI, फर्म डिसॉल्व, गार्जियनशिप, बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, ज्वाइंटली सेवरली सबको यहां पर पकड़ा जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज हो जाती है, तो मान लीजिए ABC 3 पार्टनर थे और अभी AB 2 डायरेक्टर है नई कंपनी के अंदर, तो AB को यहां पर लाइबल ठहरा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो अभी अभी हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास में पेनल्टीज का, और इसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं इसका ऑडियो रिवीजन।
तो जो हमारा बाबा की बूटी 2.0 है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें हमारे कई सारे सेक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। असेसी अगर कोई ऑफेंस करता है, ऑफेंस का मतलब टू डू समथिंग जो नहीं करना था या नॉट टू डू जो करना था, तो ऐसे में उसे सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत जाना पड़ता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में उसे पेनल्टीज़ और जो कॉन्फिस्केशन है वो फेस करना पड़ता है, सीजर कॉन्फिस्केशन, एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के अंदर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पहले बात करते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स की। यहाँ पर सेक्शन 122 आता है जिसमें 21 ऑफेंसेस स्पेसिफाई कर रखे हैं। उसके बाद में सेक्शन 125 आएगा जिसमें रेज्यूडरी बात करके चलते हैं। 123 और 24 अदर डिपार्टमेंट के लिए है, अगर वो इंफॉर्मेशन रिटर्न या स्टैटिक्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो। फिर इतना ठुकाई करने के बाद 3 रिलैक्सेशन के सेक्शन आते हैं, 126, 128 और 127। पेनल्टी को रिड्यूस किया जा सकता है माइनर ब्रीच पर। सेक्शन 128 में गवर्नमेंट पेनल्टी को वेवर दे सकती है, और 127 एक क्लैरिफिकेशन है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को अकेले अकेले चलाया जा सकता है। उधर जब हम बात करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट की और जो सीजर कन्फिस्केशन की बात करते हैं तो वहाँ ट्रांजिट में बात की जा रही है। सेक्शन 68 में पावर टू स्टॉप होती है और वो कन्वेंस को चेक कर सकते हैं अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो। 129 में सीजर है, 130 के अंदर कन्फिस्केशन है, और 131 में ये बोलते हैं कि सिविल और क्रिमिनल बोथ आर इंडिपेंडेंट। सेक्शन 132 के अंदर बताया जाता है कि आपके कौन कौन से क्रिमिनल ऑफेंस हैं, पहली बात। दूसरा इसमें नेचर बताया जाता है, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल कैसा है, और तीसरा इसमें पनिशमेंट भी यहाँ पर बताए जाते हैं। सेक्शन 69 की पोजीशन यहाँ पर आती है, पता नहीं वहाँ क्यों दे रखा है दूसरे चैप्टर के अंदर, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करता है लॉ मेकर, इतनी भयंकर मिस्टेक्स कैसे कर देता है। सेक्शन 69 के अंदर अरेस्ट की बातें की जाती हैं। सेक्शन 133 रेलिवेंट नहीं है। 134 के अंदर बोलता है प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है किसी व्यक्ति पर मुकदमा करने के लिए, कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल। और 135 में बोल के चलता है भैया जी कि मेंटल स्टेट आपकी गिल्टी माइंड होना चाहिए तो ही बात करेंगे। 136 रेलिवेंट नहीं है, और 137 के अंदर ऑफेंसेस बाय कंपनीज एटसेट्रा दिया हुआ है, और 138 के अंदर हम लोग कंपाउंडिंग की बात करके चलते हैं। अब हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली चेक करते हैं। सेक्शन 122 का 1 जब हम देख कर चलते हैं मालिक, तो इसमें कई सारे ऑफेंसेस आपके दिए हुए हैं IMRRR के संबंध में, जिसमें बोलते हैं कि भाई नो इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस, इनवॉइस संबंधी, नो इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस, बोगस इनवॉइस, इनवॉइस इशू कर दिया विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनदर पर्सन, या बोगस या फॉल्स इनवॉइस के दम पर आप क्रेडिट बुक कर रहे हैं, टर्नओवर को छिपा रहे हैं, या इवेबिलिटी आप इशू नहीं कर रहे हैं। एम मैनर ऑफ पेमेंट, इसके संबंध में आता है आपका कि आपने जो टैक्स या अमाउंट जो भी है कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया है, TDS TCS कलेक्ट डिडक्ट नहीं किए, शॉर्ट कलेक्ट डिडक्ट किए या पे नहीं किए हैं, तो ये एक सिविल ऑफेंस बन जाता है। आर में तो रजिस्ट्रेशन लिया नहीं या गलत डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन लिया है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, गलत या सब्स्टिट्यूट या डिस्ट्रॉय करते हो रिकॉर्ड को, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हो, रिफंड फ्रॉडलेंटली क्लेम करके चलते हो। रिटर्न के संबंध में यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन 47 और 62 के अंदर लेट फी का प्रोविजन इसके लिए दिया हुआ है। ITC रॉन्गली अवेल करते हो या यूटिलाइज करते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बाई ISD गलत तरीके से किया जाता है। फिर आता है इसमें DSO, डिस्पोज ऑफ करते हो उस गुड्स को जो सील लगी हुई थी सेक्शन 67(2) में या 82 में अटैचमेंट हुआ था। जो सेकेंडरी पार्टी हैं, ट्रांसपोर्टर वगैरह वगैरह, इनको भी यहाँ पर पकड़ा जाता है। और जो ऑफिसर के काम में अगर आप लाइक रुकावट पैदा करते हो तब भी यहाँ पर पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई जो पेनल्टी का जो प्रावधान है, मैंने पेनल्टी का जो प्रावधान है वो क्या है। 122(1) में पेनल्टी फॉर मेन पार्टी 21 ऑफेंसेस, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। फिर आता है 132(1)A आ जाता है जिसमें पेनल्टी फॉर मास्टर माइंड लगाई जाती है अगर बिल नहीं है, सप्लाई नहीं है, या ITC संबंधी या ITC का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी उस मास्टर माइंड के ऊपर लगा दी जाती है। 122(1)B में बोलते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, अगर वो मान लीजिए लिस्ट करता है किसी भी वेंडर को, गुड्स वाले को अपने यहाँ पर विदाउट एनरोलमेंट नंबर, विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वैसे करके, और जो आपका एनरोलमेंट होल्डर था उसे इंटरस्टेट अलाउ करके चलता है, या उसकी डिटेल्स वो TCS वाला जो फॉर्म होता है जो 08 करके आता है
उसमें वो उसकी डिटेल्स नहीं देता है। हमने माना कि टीसीएस नहीं करता एनरोलमेंट होल्डर का, हमने माना कि जीएसटी नहीं जाता, लेकिन सरकार कंट्रोल की डिटेल्स जरूर मांगती है। अगर वो नहीं देगा तो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवरेज हायर की पेनल्टी यहाँ पे लगा दी जाती है। 122(2) ये बोलता है जो 5 प्रकार के आपके ऑफेंस थे, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, रॉन्गली यूटिलाइज्ड एंड एरनियस रिफंड करके जो होता है, उसमें सेक्शन 73, 74 में टैक्स पेनल्टी लग जाएगी। वहाँ नहीं लगी तो फिर यहाँ लग जाएगी, जिसमें बोनाफाइड के लिए बोलते हैं 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, और मेलाफाइड के लिए बात करते हैं 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक ऐसे करके बोलते हैं। हालांकि सेक्शन 74 के अंदर सिर्फ 100% लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 100% और 10,000। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर अलाइनमेंट किया जाना चाहिए। सेक्शन 122 के 3 में आते हैं। यहाँ जो मददगार लोग होते हैं उनकी जो 8 से अबेट करते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, इनवॉइस रिलेटेड हैं या फिर अपने जो चंगू मंगू टाइप के जो व्यक्ति हैं, 25,000 तक की पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। रेजुडरी पेनल्टी 125 में आती है, जिसमें कि हम लोग 25,000 तक की पेनल्टी अपनी लगा सकते हैं। जो पेनल्टी 123 की है वो नॉट फॉर टैक्स पेयर, ये अदर डिपार्टमेंट्स के लिए है। वहाँ बोलते हैं कि ऑफिसर अपनी होमवर्क करने के लिए कई प्रकार के वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, बैंक से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, आरटीओ से, एटसेट्रा से। अगर वो देते तो ठीक है, नहीं देते तो फिर दिक्कत है। दी लेकिन डिफेक्टिवली, तो डिफेक्ट को दूर करने के लिए 30 डेज का समय दिया जाता है। डिफेक्ट दूर कर दिया तो ओके, डिफेक्ट दूर नहीं किया है तो फिर इनमें और जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी उनमें कोई फर्क नहीं है। फिर दोनों के लिए मैक्सिमम 90 डेज का एक पीरियड और दिया जा सकता है। अगर उसमें दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाती है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जो मैक्सिमम 5,000 तक जा सकती है। सिमिलर पॉइंट स्टैटिक्स के लिए होता है। अगर वो नहीं दिया, प्रोवाइड कराया इस तरह की अथॉरिटीज़ ने, तो अप फ्रंट लगेगा 10,000 रुपीज़ तक का, और साथ में फिर वेरिएबल नेचर पर जो भी डिले चलेगा उसमें 100 रुपीज़ पर डे, जो मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। वैसे करके मालिक बोला जाता है। फिर आपके ये 3 सेक्शन यहाँ पर आते हैं, सेक्शन 126, 127 और 128 करके। 126 में बात करते हैं भैया जी कि देखिए यहाँ पर जो पेनल्टीज़ का नेचर आपका वेरिएबल का होता है, वहाँ पर पेनल्टी के अमाउंट को हम लोग घटा सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेनल्टी दे रखी है अप टू 25,000, इट कैन बी मिटिगेट। ठीक, अच्छा जी, लेकिन इसमें आपका माइनर ब्रीच होना चाहिए, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रॉस नेग्लिजेंस वहाँ पर झलकनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो पेनल्टी को मिटिगेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी लगाने के कुछ जनरल डिसिप्लिन्स भी हैं। पेनल्टी केस टू केस वेरी कर सकती है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर को प्रॉपर हम रिस्पेक्ट देके चलेंगे। नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और डिमांड ऑर्डर बना जाएगा। डिमांड ऑर्डर जब बनेगा तो उसमें नेचर ऑफ ब्रीच भी स्पेसिफाई किया जाएगा, एप्लीकेबल लॉ कौन सा है, मतलब प्रॉपर रीजनिंग के साथ में पेनल्टी का ऑर्डर तैयार किया जाएगा। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 127 करके। उसमें बोलता है कि भाई जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अकेले अकेले चल सकती हैं, इसके लिए सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74, 129 या 130 की प्रोसीडिंग्स के साथ होना जरूरी नहीं है। तू साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। सेक्शन 128 के अंदर सरकार को पावर है कि वो पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, 123, 125 और 47 की जो लेट फी होती है उसे वेवर यहां पर फुली या पार्शियली दे सकती है। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं सेक्शन नंबर 129 और 30 की बात मालिक यहाँ पर करी जाती हैं। इसके लिए हम लोग देख के चलते हैं भाई, हमने एक टेबल यहाँ पर तैयार की थी कंपैरिजन वाली, और टेबल के अंदर क्या था कि देखिए 129 के अंदर जो पेनल्टी लगती है वो कितनी लगती है। गुड्स के लिए क्या है, अगर आप बिफोर डिमांड ऑर्डर आ रहे हो वॉलंटरली तो 200% ऑफ टैक्स हो जाएगा, बाद में आए हो तो 200% ऑफ टैक्स और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज हायर, अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है तो। अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और 25,000 विच एवर इज लोअर बिकॉज गुड्स एग्जेम्प्टेड था। और अगर मान लीजिए आफ्टर डिमांड ऑर्डर आ रहे हो तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। यही पेनल्टी ट्रक वाले भैया के लिए कितनी है, ट्रक वाले भैया के लिए बोलते हैं कि जितनी पेनल्टी गुड्स वाले बंदे को लगी है वो पेनल्टी और 1 लाख रुपये विच एवर इज लोअर, उतना तक की पेनल्टी आपको यहाँ पे लगाई जाएगी। मतलब मैक्सिमम पेनल्टी ट्रक वाले भैया की 1 लाख तक की हो सकती है गलत काम करने के लिए। रिडम्पशन फाइन, ये जो ओनर है वो अपने गुड्स को छुड़ाने की बात करेगा, और जो ट्रक वाला भैया है वो अपने ट्रक को छुड़ाने की बात करेगा। तो गुड्स वाले के लिए रिडम्पशन फाइन है, ये है मतलब फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन है ये, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस जीएसटी। और ट्रक वाले भैया के लिए है कि जितना तक टैक्स इवेजन इन्वॉल्व था उसकी वजह से उतने तक रिडम्पशन फाइन उसे पे करना पड़ जाएगा। एक यूजलेस नोट भी दे रखा है यहाँ पर, लेकिन उसको यहाँ पर पढ़ने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की बात की जाती है। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर आकर भैया जी कि यार ये जो बात करते हैं हम लोग की, ये जब गाड़ी पकड़ी जाती है, पूरा फॉर्मूले देखते हैं।
आपका 129 देखते हैं पूरा फॉर्मली कि मान लीजिए गुड्स इन ट्रांजिट आपका था या स्टोर इन ट्रांजिट है, ऐसे में गाड़ी रोकी जाएगी, पेपर्स चेक किए जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है तो ओके, और अगर नहीं है तो फिर वहां पर जैसे मैंने बताया पेनल्टी टैक्सेबल गुड्स या एग्जम्प्ट गुड्स इनकी शक्ल देखकर पेनल्टी यहां पर लगा दी जाती है। पर ध्यान दीजिएगा सिंगल एक्ट के लिए डबल पेनल्टी यहां पर नहीं लगाई जाएगी। जहां तक सवाल है तो मान लीजिए सीजर हो गया, सीजर के 7 दिन तक नोटिस का टाइम होता है, अगले 7 दिन ऑर्डर का टाइम होता है और उसके आगे 15 दिन आपको पेमेंट करने के लिए वक्त देते हैं। अभी भी पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सेल टाइम शुरू हो जाता है, वैसे करके बोल देते हैं। ड्यूज का पेमेंट कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए, और आपका गुड्स जो है जो सीज कर लिया गया था, बॉन्ड अगर आप देते तो प्रोविजनली रिलीज भी उसको किया जा सकता है। और ओनर कौन है, अगर कोई मान लीजिए इनवॉइसिंग वगैरह ऑन इन ट्रांजिट दिखाई देता है तो या तो कंसाइनर या कंसाइनी इनमें से एक को पकड़ा जाएगा, और अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो वो डिपेंड करेगा कि सामने कौन आ रहा है, उसी को वहां पर ट्रीट किया जाएगा। आगे बात करते हैं कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये कारण आपको याद होने चाहिए। मैंने एक प्रॉपर एक डायग्राम सा बना के आपको दिखाया था, और डायग्राम में दिखाया था कि एक आगे एक पीछे और एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में था, मतलब हर दिशा कवर कर रखी थी। अगर आप आउटवर्ड में सप्लाई गलत तरीके से करते हैं और या इनवर्ड सप्लाई गलत तरीके से ले रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या अदरवाइज प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जस्ट टू एवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर ट्रक वाला भैया है वो इस प्रकार के कॉन्ट्राबैंड गुड्स में अपना इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे वाले के अंदर इसका कॉन्फिस्केशन के लिए तैयारी कर दी जाएगी। जब कॉन्फिस्केशन एडजस्ट हो जाता है तो वहां पर 3 महीने के लिए उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप रिडम्पशन फाइन पे करके अपने गुड्स को छुड़ा सकते हो। रिडम्पशन फाइन कितना होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, वैसे करके अगर 3 महीने में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका जो सीज्ड गुड्स था उससे यहां पर निपटा दिया जाता है, बेच बाच दिया जाता है। यहां तक थी आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 132 में आके, जहां पर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की आपसे चर्चा करके चल रहे हैं मालिक। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, नेचर ऑफ ऑफेंस, यहां पर 9 प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं जिनके पनिशमेंट की हम लोग बात करके चलते हैं। हर एक सिविल ऑफेंस क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन जो क्रिमिनल है वो पहले कभी सिविल जरूर रहा होगा। आपने देखा है ये जो आपके 9 ऑफेंसेस हैं, क्या ये सिविल ऑफेंसेस का भी पार्ट हैं? यस, सिविल ऑफेंस की सेक्शन 122 में कवर हो रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 132(1), एनी पर्सन हु कमिट या कॉज टू कमिट या बेनिफिशियरी है। यहां पर आपके 9 ऑफेंस ऐसे दिए गए हैं। ए पे आता है नो बिल बट सप्लाई मेड, बी पे आता है नो सप्लाई बट बिल इश्यूड, सी पे आता है कि बुक आईटीसी करता है अबव 2 के बेसिस पर, ये रेसिपिएंट के एंगल से सी पॉइंट लिखा हुआ है। और इसमें डी पॉइंट आता है कलेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं बट आप उसको पे नहीं कर रहे इवन बियॉन्ड 3 मंथ्स ऑफ ड्यू डेट। उसके बाद ये 4 घातक ऑफेंस थे। उसके बाद हल्के वाले ऑफेंसेस हैं। ई फॉर इवेड, अदरवाइज वे इवेड करते हैं, आप टैक्स या फ्रॉडुलेंटली रिफंड क्लेम कर रहे हैं। एफ फॉर फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई या सब्स्टिट्यूट रिकॉर्ड्स हैं या गलत इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी खत्म हो चुका है। एच आई में आपका हाई आता है। इसमें बोलते हैं कि अगर आपका गुड्स है, आप किसी भी तरीके से कॉन्ट्राबैंड गुड्स में इन्वॉल्व हैं या किसी कॉन्ट्राबैंड सर्विस में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। एच आई जे के कट चुका है, जी जे के कट चुका है, जी जी के ये कट चुका है। और एल में है लास्ट वार्निंग, अगर आपने अटेम्प्ट टू कमिट भी किया है तो वैसे वाले केस के अंदर भी आपका ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। जहां तक सवाल है इनके नेचर का, तो पहले जो 4 महापाप हैं उनमें अगर कीमत 5 करोड़ से ऊपर की है तो ये हॉट ऑफेंस बन जाता है। और हॉट ऑफेंस का मतलब है कॉग्निजिबल एंड आपका नॉन बेलेबल ये बनेगा। और इस प्रकार में बिना वारंट के बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 69 और 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसे पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर बोलता है कि सेक्शन इसमें 2 करोड़ से लेकर अगर 5 करोड़ तक का मैटर तो ऑफेंस कूल रहेगा। इसके अलावा जो भी बनेंगे सारे के सारे कूल रहेंगे। कूल का मतलब नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल रहेगा और अरेस्ट बंदे को किया जा सकता है। 1 करोड़ से ऊपर का मैटर तो भी कूल रहेगा, लेकिन अरेस्ट की वहां पर बात नहीं करी जाएगी। बाकी जो निचली कैटेगरी वाले ऑफेंस हैं क्रिमिनल ऑफेंस, उनमें ऑलवेज कूल रहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल की वहां पर बात करी जाएगी और इनमें कोई अरेस्ट की बात भी हम नहीं करके चलते हैं। इसमें मालिक कोई किसी प्रकार का नो अरेस्ट, यहां पर अरेस्ट की बात भी नहीं करी जाती है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पनिशमेंट का जहां तक सवाल है तो कोई सा भी ऑफेंस हो 132(1) के अंदर बोलते हैं 5 करोड़ से ऊपर का है तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक। कोई सा भी 9 में से कोई सा भी ऑफेंस रहा हो। थर्ड कैटेगरी बनती कि अगर आपका बी वाला ऑफेंस रहा है तो
1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच का भी है, तब भी यहां सजा 6 महीने से लेकर 1 साल तक की रहेगी। ये बिल पर्चे वालों के लिए हो गया काम। और जो एफ वाला है उसमें वैल्यू तो एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन वहां पर सजा 6 महीने तक की आपकी रहेगी विद और विदाउट फाइन। उसकी बात करके चलते हैं। अगर रिपीट ऑफेंस है तो टॉप क्लास की सजा यहां पर दी जाने वाली है। स्पेशल केस अगर हुआ तो जो यहां पर 6 महीने की कम से कम सजा बोल रहे हैं वो कम भी करी जा सकती है। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस को लेकर। इसमें बोलता है भैया जी 122 में वो आते हैं, 132 के अंदर आपका क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं। सजा में पेनल्टी कॉन्फिस्केशन होते हैं, यहां पर जेल और कोर्ट का फाइन होता है। इंपोज्ड बाय जीएसटी ऑफिसर है, सिविल वाला और क्रिमिनल वाला कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता सिविल ऑफेंसेस में सजा देने के लिए नहीं होती, जबकि क्रिमिनल ऑफेंस में मुकदमेबाजी के लिए कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल जरूरत होती है। यानी कमिश्नर डिसाइड करता है कि आपको कोर्ट जाना है कि कंपाउंडिंग में जाना है, वो डिसाइड करता है। मेंटल स्टेट, सिविल लायबिलिटी को इंपोज करने के लिए आपका दिमाग दोषी दिमाग हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में लगाई जाती है। लेकिन जो जेल डालने वाली बात है, जब तक आपका माइंड गिल्टी माइंड नहीं होगा तब तक की बात हम नहीं करके चलेंगे। और ये यहां पर गिल्टी माइंड की प्रिजम्पशन कोर्ट लेकर बैठता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आता है कि आप साबित कीजिए कि आपका माइंड गिल्टी माइंड नहीं था। सेक्शन 134 के अंदर हम लोग बात करते हैं यही अप्रूवल वाली कि कमिश्नर की अप्रूवल से ही आगे जा पाएंगे। और 135 के अंदर प्रिजम्पशन की बात करते हैं कि भाई आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था। 136 रेलिवेंट नहीं है। 137 के अंदर ऑफेंस बाय कंपनीज की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी भी गिल्टी होगी, सीनियर और जूनियर जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो भी यहां पर आपका गिल्टी ठहराया जाएगा। सब पे मुकदमा चलेगा, सबके लिए हम सजा की प्रावधान करके चलेंगे। लेकिन इनमें से 2 व्यक्तियों को रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने वाला में कौन कौन से हैं? एक वो जो ये सिद्ध कर देता है कि मेरे ये जानकारी में नहीं थी, मैं यहां मौजूद ही नहीं था, या उसने ड्यू डिलिजेंस यूज किया था इसको रोकने के लिए, तो उन व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। लास्ट सेक्शन है 138, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं। फाइन इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात यहां पे करी जाती है। तो यहां पर जब क्रिमिनल ऑफेंस में बंदा फंस जाता है तो उसे कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही होती है, तो वहां पर कंपाउंडिंग भी हो सकती है। अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट में जेल और कोर्ट का फाइन लगाया जाएगा। एंड अगर मान लीजिए उसमें अगर वो बोलता है कि भाई यहां पर आकर बिफोर हम लोग कहते हैं कि भाई वेन टू कंपाउंडिंग कब हो सकती है? बिफोर प्रोसिक्यूशन हो सकती है, यस। ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन हो सकती है, यस हो सकती है। आफ्टर प्रोसिक्यूशन डिसीजन आ गया, अब नहीं हो सकती। कितनी बार हो सकती है? 131B के अंदर हो ही नहीं सकती है। अच्छा जी, बाकी में वंस इन लाइफ टाइम हो सकती है। और जो नोट के तौर पे यहाँ बता रहे हैं कि जो कंपाउंडिंग है उसमें हम जो एक बार ले लिए तो दोबारा नहीं मिलेगा बेनिफिट, ये हम जानते हैं। और उसका बेनिफिट तभी लिया जाता है जब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सारा कुछ पे कर देते हो, उसके बाद ये बेनिफिट लिया जा सकता है। फाइन मैंने बता दिया, कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए। एक फाइन होता है फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, एक फाइन होता है फाइन इन लिeu ऑफ प्रोसिक्यूशन, और एक होता है कोर्ट का फाइन। तीनों एक साथ नहीं लगेंगे, आपको 2 ही कोई एक लगाया जाएगा। अच्छा, एक जो एरो है, ये एरो है, मैं इस एरो को यहां से ये से लगा रहा हूं। ये एरो यहां से नहीं, ऐसे आएगा। ये कंपाउंडिंग की साइड से आ रहा ना, ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग का इस तरह से आएगा ये एरो। तो कंपाउंडिंग फी की जहां तक बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है रूल नंबर 62 भी यहां पर आ जाता है। सेक्शन ने बोला है कि मिनिमम 25 और मैक्सिमम 100 रहेगा। अब इसके अंदर रूल अपनी करामात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर ऑफेंस आपका A, C, D और E रहा था, 5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 से लेकर 75 तक A, C, D और E है। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का है तो फिर 40 से 60 तक। इसके अलावा जो मर्जी केस बना लीजिए उसमें आपका 25% का ही यहां पर ये रह के चलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस तरह से आपका पेनल्टी चैप्टर का ये ऑडियो रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जय जय श्री राम। अभी अभी हमने अपील का चैप्टर कंप्लीट किया है और इसमें सबसे पहले देखते हैं सेक्शंस की लिस्ट। सेक्शन नंबर 107 से लेकर 121 तक इस चैप्टर का हिस्सा बनते हैं। 107 में है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, जहां पर 2 लोग बैठे होंगे, एक कमिश्नर अपील और एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील। अगर डिमांड ऑर्डर पास किया है ACDC ने तो गो फॉर अपीलेट अथॉरिटी विद ज्वाइंट कमिश्नर अपील, और अगर ऑर्डर पास किया है आपका ज्वाइंट कमिश्नर ने तो गो फॉर अपीलेट अथॉरिटी विद कमिश्नर अपील। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर RA भी है 108 में। इसमें बोलते हैं कि सरकार जो है वो इसको पुल मोड पर ही काम करके चलती है, खींच लेती है ऑर्डर को। इन दोनों के अगेंस्ट अपील अपीलेट अथॉरिटी में की जाती है। अपीलेट अथॉरिटी में 109 से लेकर 114 तक के सेक्शंस हैं। 109 में है अपीलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन, 110 और 11 रेलिवेंट नहीं है। 112 में है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, 113 में ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, 114 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताई जाती है। ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर जो 115 है उसमें इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट जो डे 1 से आता है। 116 में ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन कौन बन सकते हैं, कौन कौन नहीं बन सकते। 117 में हाई कोर्ट जाते हैं, 118 में सुप्रीम कोर्ट,
119 में जाते हैं, ठहरो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो पहले सारे ड्यूज चाहे वो डिस्प्यूट में हैं या नहीं हैं, सब के सब पूरा हिसाब क्लियर करके ही आप जा सकते हो, पे ऑफ करके जाना होता है। प्री डिपॉजिट का इंटरेस्ट डे 1 से लगता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करा दिया अगर वो आपका रिफंडेबल बना तो वो नॉर्मल रूट से आएगा, अपना 61st डे से ही उस पर ब्याज लगाया जाएगा। 120 में डिपार्टमेंट अपील फाइल करने नहीं जा सकता। 121 में है कि भाई यहाँ पर नो वन कैन गो फॉर अपील, को अपील फाइल करने के लिए आप नहीं जा सकते हो, वैसे करके भूल दिया जाता है, कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पर पूरा रूट कुछ इस प्रकार से काम करता है कि पहले एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है, चाहे वो सेक्शन 60, 62, 63, 64, 129 का, 173 का, 74 का, कोई सा भी हो, उसे लेकर आप जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास में। जब यहाँ पर व्यक्ति जाता है, एप्लीकेंट टैक्स पेयर जाता है, तो सेल्फ एडमिटेड ड्यूज़ का उसे पूरा 100% टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब जमा करा के जाना होता है, और जो डिस्प्यूटेड है उसका 10% ऑफ टैक्स अमाउंट ओनली। और सीजीएसटी के लिए कंपैरिजन हो गया अपना 25 करोड़ का, आईजीएसटी के लिए अपना 50 करोड़ हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, वो यहाँ पे जमा कराना होता है। जाने की समय सीमा है 3 महीने प्लस 1 महीने की। अच्छा जी, उसके बाद डिपार्टमेंट भी इस के पास जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक रिव्यू लिया जाएगा। रिव्यू के बाद डिपार्टमेंट भी पहली अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है, और जाने की समय सीमा है 6 महीने, और 1 महीने का एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट 6 महीने में वहाँ पर नहीं जा पाया तो रिविजनरी अथॉरिटी है, और वो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करती है कि यहाँ से पुल मोड पर वर्क करेगी और मंगा लेगी। 6 महीने के बाद और 3 साल तक ये उसको बुला के रिवाइज़ कर सकते हैं, और रिवाइज़ करने का मतलब ये हो गया कि डिमांड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और कन्फर्म भी कर सकते हैं। ये सारे पावर उनके पास में भी होती हैं। अब आरए या अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ से ऊपर जाने का समय होता है कि अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जा रहे होते हैं। जब एक असेसी वहाँ पर जाता है तो उसे अपने जो भी सेल्फ एडमिटेड ड्यूज़ हैं, अगर कुछ बढ़ गए हैं तो वो जमा कराने पड़ेंगे, पूरे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, और जो भी डिस्प्यूट में ला रहा है उसका 20% ऑफ टैक्स एज गिवन इन OIA वो यहाँ पर जमा कराना होता है। ठीक इसी तरीके से डिपार्टमेंट भी अगर RA या AA के खिलाफ जा रहा है तो यह रिव्यू बाय कमेटी लिया जाएगा, और उसके बाद डिपार्टमेंटल अपील भी फाइल यहाँ पर कर दी जाएगी। यहाँ पर जाने की समय सीमा क्या है? टैक्स पेयर के लिए समय है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का, और डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 महीने का समय दे दिया जाता है। ऊपर बात करें कि यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल किया जा सकता है 45 डेज के भीतर बाय एनी ऑफ द पार्टी, इधर डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर, वो भी 45 डेज में एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन हम दे सकते हैं हाई कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल लेवल पे क्रॉस केस बनाया जा सकता है। फिर पहुंचते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल बेंच होती है जो कि दिल्ली में सेंट्रल लेवल पे है, एक अपनी स्टेट बेंच होती है। इनका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से बुलाया जाता है। सारी की सारी पावर ट्रिब्यूनल्स की उसी में निहित होती हैं। जो आपकी प्रिंसिपल बेंच होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट बेंच का भी कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करके चलती है। एक स्टेट में मल्टीपल आपकी स्टेट बेंचेस भी हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके जो मेजॉरिटी से यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, और अगर मान लीजिए स्टेट बेंच में मेजॉरिटी आपकी नहीं बन रही है तो सेम बेंच या अनदर बेंच के मेंबर को ऐड करके मेजॉरिटी चेक करेंगे। प्रिंसिपल बेंच में अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो प्रिंसिपल बेंच का ही दूसरा मेंबर कोई और ऐड किया जाएगा, अगर वो नहीं है तो किसी भी स्टेट बेंच का मेंबर ऐड करके वह मेजॉरिटी को चेक कर लिया जाता है। इनके जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, जो टेक्निकल मेंबर होता है उसका ट्रांसफ़र सेम स्टेट में ही हो सकता है, और बाकी मेंबर्स का ट्रांसफ़र अदर स्टेट के अंदर भी कराया जा सकता है। इस प्रकार की बातें वहाँ पर हम देखकर चलते हैं। ठीक जी। उसके बाद इसमें कुछ बातें और भी देखने को आती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल लेवल पे कि इसके जो पावर ऑफ फंक्शन है सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा निहित होते हैं। 50 लाख तक के केस को सिंगल मेंबर के द्वारा यहाँ पर सुना जा सकता है। डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से होगा, नहीं तो फिर रेफर करेंगे किसी अदर को, जैसा कि अभी बताया। इनकी प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी हाफ कोर्ट, कोर्ट की इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है। 50,000 तक का केस है छोटा मोटा, तो जिसको ऑलरेडी एक बार तो अपीलेट रेमेडी मिल चुकी होगी तभी यहाँ तक पहुँचा है, उसको ट्रिब्यूनल वाले भगा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक 3 महीने के अंदर किया जा सकता है। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। अगर प्लेस ऑफ प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर है जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर के संबंध में होता है, स्टेट बेंच बाकी अदर मुद्दों पर काम करती है, तो प्रिंसिपल बेंच के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो हमारी यात्रा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है।
तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोई टाइम लिमिट यहां पर आपकी नहीं दी हुई होती है, नो टाइम लिमिट। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स बीच में आते हैं जो बताते हैं कि आप कितने समय तक वहां पहुंच सकते हैं, जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर अगर हम स्टेट बेंच के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। 180 दिन प्लस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना भी हो सकता है, विद फी के साथ वहाँ पर जाएंगे। हाई कोर्ट में 2 और मोर जजेस के द्वारा ये सुना जाएगा और मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी नहीं तो किसी और को बुला के चलेंगे। अहम बात यह है कि हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको जाते समय सारे के सारे ड्यूज़ का पेमेंट करके जाना होता है, वैसे करके बोल देते हैं। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई के जो मैटर्स हैं उन्हें प्रिंसिपल बेंच जो कि सेंट्रल लेवल की, उसके द्वारा ही क्यों सुना जाता है। इसका रूट कॉज है आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, जिसने कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स को एक्सक्लूसिवली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुना जा सकता है। इसी के चलते आईजीएसटी के इसमें सेक्शंस बने, और आईजीएसटी के जो सेक्शंस बने, सेक्शन नंबर 7 से लेकर 14A तक के यहाँ पर सेक्शंस बने हैं, जिसके तहत ये अपना एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है। उसके बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में हमने देखा, जो कि स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, वो अपने इन मैटर्स को, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर्स को एंटरटेन नहीं कर सकती है। मोरओवर जो स्टेट बेंच है, इसका भी ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड होता है, ऑल इंडिया नहीं होता है, स्टेट लेवल पे ये होती है ये, तो ये भी अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकती, इसलिए प्रिंसिपल बेंच में से ले जाना जरूरी हो जाता है, वैसे करके। फिर मैंने आपको सिखाया था कि प्री डिपॉजिट कंसेप्ट को और अच्छे से एलाबोरेट करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी प्री डिपॉजिट का पैसा आपका वापस आएगा, आप केस जीत जाते हो, तो सेक्शन 54 के मुताबिक ही आपको RFD 01 फाइल करना पड़ेगा। और यहां पर जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो डेट ऑफ पेमेंट यानी कि डे 1 से ही आएगा, टिल द डेट ऑफ रिफंड आएगा। और रेट क्या रहेगा? रेट वही रहेगा जो सेक्शन 56 में बताया गया था, 6% का। लेकिन चूंकि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाते हो, तो वहां आपको पूरा पैसा जमा कर, मतलब देना होता है, पे ऑफ करना होता है। तो वैसे में अगर आपका रिफंड बना तो 61वें दिन से ही आपका काउंट किया जाएगा नॉर्मल तरीके से। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको पक्का दी जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ऑर्डर जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन होगा। एडजमेंट 3 टाइम दिया जा सकता है टू ए पार्टी। ग्राउंड्स इन अपील, अगर आपके पहले से कोई ऐसा ग्राउंड ऑफ अपील नहीं है जो पहले से स्पेसिफाई नहीं है, ड्यूरिंग द हियरिंग आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर कमिश्नर साहब आपको परमिशन दें तो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए, क्रॉस केस के लिए कोई फीस नहीं होती, चाहे टैक्स पेयर फाइल करे या डिपार्टमेंट फाइल करे, उसकी कोई फीस नहीं है। और ना ही डिपार्टमेंट की जो नॉर्मल अपील्स होती हैं उनके लिए भी कोई फीस का प्रोविजन नहीं है। स्टे पीरियड को ऑलवेज एक्सक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट की बात मैं बता ही चुका। कम्युनिकेशन रेलिवेंट पार्टीज को, डिपार्टमेंट को उसका ऑर्डर का कर दिया जाता है। नॉन फाइलिंग, स्मॉल केसेस में डिपार्टमेंट अपील फाइल करने नहीं जा सकता, सेक्शन 120 ने बताया था। नॉन फाइलिंग कोई भी अपील फाइल करने नहीं जा सकता 4 केसेस के अंदर, जहां पर कोई चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात हो, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर हो, या फिर सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑर्डर हो, तो यहां पर कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते। जो भी अपील वाले का फैसला आएगा वो सभी पार्टीज के ऊपर बाउंड करके चलेगा। और फीस कितनी रखती है किस केस में, ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। एक तो आपको फीस याद रखना जरूरी नहीं है, दूसरा किसी भी स्टेज पर ऑर्डर का टाइम कितना आएगा, क्योंकि एवरी जगह जो टाइम दे रखा है वो आपका सजेस्टिव इन नेचर का होता है, मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्शन नहीं होता, इसलिए उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने बात करी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की, तो ये क्रॉस केस बनते हैं, अटैकिंग मोड का होता है। समझाया एग्जांपल देकर कि टैक्स पेयर जाता है 5 पॉइंट्स को लेकर अपडेट अथॉरिटी के पास में, इसमें से 3 जो पॉइंट्स हैं वो डिपार्टमेंट के फेवर में चले जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो मेजोरिटी में जो ये ऑर्डर था डिपार्टमेंट के फेवर में चला जाता है, 5 में से 2 टैक्स पेयर के फेवर में आते हैं। अगली स्टेज पर टैक्स पेयर जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में कि भाई जो 3 पॉइंट डिपार्टमेंट के फेवर में चले गए हैं वो मेरे फेवर में होने चाहिए थे। इसकी एक चिट्ठी जाती है डिपार्टमेंट को, तो यहाँ से शुरुआत होती है जो लीगल कंटेंट अपना लिखा हुआ कि ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस, ये वाला जो नोटिस होता है जो यहाँ पर मिला है इनको, इस नोटिस के मिलने के बाद अब उनका मोड आता है कि वो किस माइंड सेट से आगे जा रहे हैं। उनका माइंड सेट अटैकिंग नेचर का है या डिफेंडिंग नेचर का है। अगर अटैकिंग नेचर का है तो मतलब ये कि भैया 3 पॉइंट्स तो मेरे हैं, बाकी 2 पॉइंट जो उसके फेवर में चले गए वो मेरे फेवर में आने चाहिए। तो क्या है कि एक दूसरे से तकलीफ हो रही है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस केस करना। तो एक क्रॉस केस यहाँ पर हो जाता है। और अगर डिफेंडिंग मोड में जाता है कि जिन 3 पॉइंट्स के खिलाफ आवाज़ आई थी उन्हीं पे अपने आप को डिफेंड करता है, तो फिर ये क्रॉस केस नहीं बनाया जाता है। ठीक सर जी। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज प्लस एक्सटेंशन के भीतर ये फाइल किया जा सकता है। अटैकिंग मोड का होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट लेवल पर से फाइल किया जा सकता है।
फिर बात आती है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि सेक्शन 116 के अंदर दिया हुआ है। आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज सकते हैं अथॉरिटी के सामने, लेकिन उन केसेस को छोड़कर जहां आपकी पर्सनल प्रेजेंस मैंडेटरी होती है, कोई कस्में खानी, कोई अफर्मेशन देनी है, तो वहां पर आपका पर्सनल जाना जरूरी हो जाता है। कौन बन सकता है आपकी परछाई और कौन नहीं बन सकता? आपका रिश्तेदार बन सकता है, कोई रेगुलर एम्प्लॉय है आपका, एडवोकेट है, सीएसीएम में सीएस है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, या रिटायर्ड टैक्स अधिकारी है जिसने ए या बी पोस्ट पर कम से कम 2 साल काम किया हो और रिटायरमेंट का 1 साल का पीरियड उसका एक्सपायर हो चुका, कूलिंग ऑफ पीरियड से बोलते हैं, जिससे कि उसके जो भी वहाँ पर कुछ सेटिंग शूटिंग रही होगी डिपार्टमेंट में, वो सब खत्म हो जाती है 1 साल के भीतर, बिकॉज बहुत सारे अधिकारियों को ट्रांसफर्स हो जाते हैं। कौन कौन नहीं बन सकता परछाई? जिसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस या बर्खास्त कर दिया गया हो अपनी जॉब से, सूची किन हालातों में बर्खास्त किया गया होगा, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है, या कोई गुंडे व्यक्ति है, मिसकंडक्ट के लिए वो फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, वो नहीं बन सकता यहाँ पर आकर। जैसे आईसीआई ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर मिसकंडक्ट का उस पर लगा दिया, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। और जो इंसॉल्वेंट होते हैं वो भी नहीं बनते, लेकिन जब तक इंसॉल्वेंट है तब तक उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, जैसे सॉल्वेंट होगा तो ये अपना बना दिया जाएगा, बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने सेक्शन 120 को अच्छे से देखा और पाया कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड ने ना मॉनेटरी लिमिट अपनी फिक्स कर रखी हैं कि भाई 50 लाख, 100 लाख और 200 लाख के आसपास की अपनी बात करके चलते हैं। हालांकि लिमिट इलस्ट्रेटिव है, एज ऑफ नाउ ऐसी कोई लिमिट नहीं आई है, तो स्मॉल केसेस में ये नहीं जा सकते हैं अपील फाइल करने के लिए। अब मैंने 2 केस बनाए और बताया कि मौन सहमति और मजबूरी में क्या अंतर होता है। अगर मान लीजिए कोई 52 लाख का केस था, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे 50 लाख या उससे ऊपर पे जा सकते हैं। 52 लाख का केस था, वो डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं आया, तो डिपार्टमेंट जाने को जा सकता था अपीलेट ट्रिब्यूनल पे, पर वो नहीं जाता है। नहीं जाता मतलब मौन सहमति है। अगर एक केस पर मौन सहमति दे दी है, अगर ऐसा ही कुछ सिमिलर केस भविष्य में आएगा तो डिपार्टमेंट उसमें अपील करने के लिए जा नहीं सकता, बिकॉज उसने मौन सहमति एक्सेप्टेंस अपनी दे दी थी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का केस 4 लाख रुपए का था और डिपार्टमेंट को अपीलेट ट्रिब्यूनल जाना था, लेकिन वो केस छोटा होने की वजह से अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं जा पाता है, तो इसकी मजबूरी थी, तो मजबूरी को मौन सहमति नहीं कह सकते। हम यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते कि आप नहीं गए तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, नो वे। अगर ऐसा कुछ सिमिलर केस होता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट जा सकता है। तो इसी के साथ सेक्शन 120 के 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि सीबीआईसी मॉनिटर लिमिट फिक्स करेगा, और अगर कुछ इस तरह का मजबूरी के चक्कर में था तो आगे आप जा सकते, कोई रुकावट नहीं है। और यहाँ पर टेक केयर किया जाएगा कहीं इस लिमिट के चक्कर में डिपार्टमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिर हमने बताया कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों टाइप की अपील में। अपील कौन फाइल कर सकता है? टैक्स पेयर फाइल कर सकता है अपने सेंस से, डिपार्टमेंट फाइल कर सकता है कमिश्नर के रिव्यू के बाद में। फॉर्म APL 1 होता है, इसके लिए APL 03 करके होता है। प्री डिपॉजिट और पे ऑफ हम लोग करके चलते हैं टैक्स पेयर की अपील में, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं डिपार्टमेंटल अपील में, क्योंकि खुद डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है। अपील की फीस इनके लिए है, उनके लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इस बंदे के लिए पहली अपील, टैक्स पेयर के लिए पहली अपील 3+1 है और सेकंड अपील 3+3 है, जबकि डिपार्टमेंट के लिए पहली अपील 6+1 है और दूसरी स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मंथ दे दी गई है। रिवीजन पॉसिबल है, टैक्स पेयर वाले में नहीं है, लेकिन वहाँ पर अपील डिपार्टमेंट वाले में है, लेकिन वो पुल मोड पर काम करते हैं। अच्छा ठीक है जी। और नॉन फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन टैक्स पेयर के ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर लगा दी जाती है। इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हमने समझा, पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किए, और अब आपका ये ऑडियो रिवीजन। आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ योर टर्न। थैंक यू सो। ई-वेबल चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ई-वेबल एक नेशनल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ट्रक को लेकर आप किसी भी स्टेट में घूमिए, आपको ई-वेबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ई-वेबल आपका काम करता रहेगा। दूसरा, जब किसी गुड्स का मूवमेंट होता है तो मूवमेंट बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारा यहाँ सप्लाई से कोई वास्ता नहीं है, सप्लाई हो या ना हो, जस्ट मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का, हमें ई-वेबल रेज करना पड़ जाएगा। जब एक गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसका इनवॉइस या ट्रांसफ़र चालान बनकर जाता है। तो जो ई-वेबल होता है वो इनवॉइस वाइज या ट्रांसफ़र चालान वाइज ही तैयार किया जाता है। यानी अगर ट्रक में 3 व्यक्तियों का गुड्स रखा हुआ है, माने उसके 3 इनवॉइस बने हुए हैं, तो उसमें कम से कम 3 ई-वेबल बनाए जाने ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ही भोला भाला सा डॉक्यूमेंट होता है ई-वेबल। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करना, GPS डिवाइस की तरह, दैट्स इट।
जो ई वे बिल होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए के अंदर सप्लायर की डिटेल होती है, रेसिपिएंट की डिटेल होती है और गुड्स की डिटेल होती है। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। अब सवाल उठता है कि ये कौन बनाता है, कब बनाता है, कैसे बनाता है, क्या सीन है। तो ई वे बिल कौन बनाता है? तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, सप्लायर, रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। इसे सप्लायर बना सकता है, रेसिपिएंट बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पर बना सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्ट ए जो गुड्स की डिटेल वगैरह होती है वो सप्लायर या रेसिपिएंट ने फिल कर दिया और जो बी पार्ट है वो ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि भाई आप फिल कर दीजिए इसको। तो वैसे करके भी बनाया जा सकता है। ई वे बिल बनने पर 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर क्रिएट होता है जिसे ई वे बिल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। हमें ये पता है कि ई वे बिल तीनों में से कोई सा भी बना सकता है, लेकिन अगर मामला बाई रेल हो, बाई एयर हो या बाई वेसल हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर का रोल नहीं आता। फिर वहाँ पर सप्लायर या रेसिपिएंट में से किसी एक को ई वे बिल बनाना होता है। दूसरी बात, ई वे बिल कितने तरह का होता है? एक होता है नॉर्मल ई वे बिल जिसे आप और हम सभी जानते हैं। एक होता है बल्क ई वे बिल, जब हमें सिंगल शॉट में मल्टीपल ई वे बिल तैयार करने होते हैं। जैसे पार्टी पॉपअप नहीं होता कि रोटेट करते हैं, एक बार फट से आवाज़ आती है और न जाने कितने सारे उसमें से पतंगे निकलकर बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही सिंगल शॉट पर मल्टीपल ई वे बिल, तो जहाँ पर एक साथ बहुत सारे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर एक जेसन फाइल, मोटा मोटी मान लीजिए एक्सेल शीट, उसमें डेटा डाल के एक साथ अपलोड कर दिया जाता है और मल्टीपल ई वे बिल एक साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल, अगर आपके ट्रक में माल जा रहा है और 2-3 इनवॉइसेस बने थे तो 2-3 इनवॉइस के चलते हुए 2-3 ई वे बिल वहाँ पर बनाने पड़ जाते हैं। और जब 2-3 ई वे बिल वहाँ पर बन जाते हैं भाई जी, तो उनको आप 2-3 ई वे बिल की डिटेल को एक ई वे बिल में कंसोलिडेट कर सकते हो। तो उसके लिए बनाना होता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल। पोर्टल पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। हर एक जब आप क्लिक करेंगे कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाने के लिए तो उसमें पूछेगा ई वे बिल नंबर, कि आपके ऑलरेडी जो 2-3 ई वे बिल बने हुए हैं उनका नंबर आपको देना होता है और उनका डेटा कैप्चर करके एक सिंगल कागज के अंदर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ई वे बिल। आगे होता है टाइम ऑफ जनरेशन, कब बनाया जाता है। अगर बाई रोड की हम बात कर रहे हैं तो रिमूवल से पहले बनाया जाता है। बाई रेल, एयर या वेसल की बात कर रहे हैं तो रिमूवल के बाद भी बनाया जा सकता है, परंतु गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक रेसिपिएंट ई वे बिल की कॉपी ना दिखा दे। ठीक साहब? यस सर। उसके बाद में इसकी जो लाइफ है वो क्या होती है? 24 घंटे के अंदर जो इसका क्रिएटर है, जो निर्माता था, वो इसे कैंसिल कर सकता है। 72 घंटे के अंदर यानी 72 आवर्स के अंदर दूसरी पार्टी इसे कैंसिल कर सकती है। लेकिन अगर मूवमेंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो कैंसिल या रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखने में आता है कि भाई इसकी जो किस तरह से कितने टाइम के लिए ये वैलिड रहता है। अगर नॉर्मल कार्गो है तो 200 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से हम लोग बात करके चलते हैं। ठीक साहेब। एंड उसके बाद अगर सपोज कीजिए बाई रोड भी चला गुड्स और वेसल भी उसमें शामिल है तो कार्गो भले ही नॉर्मल हो या ओवर डायमेंशनल कार्गो हो, आई मीन टू से कि एक मल्टी व्हीकल का मैटर है जिसमें एक लेग वेसल के थ्रू भी है, तो अब कार्गो जो मर्जी हो, लिमिट आपकी 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ की ही यहाँ पर रखवाई जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या ई वे बिल का एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंशन पॉसिबल है? या बिफोर एक्सपायरी भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आफ्टर एक्सपायरी यानी एक्सपायर होने के 8 घंटे के भीतर भीतर भी आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोल दिया जाता है। आगे बोलते हैं कि आखिरकार भाई कितनी वैल्यू के बाद ये कब बनाना होता है, क्या कंडीशंस हैं। तो इसमें जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू होती है, इनवॉइस वैल्यू का मतलब जो भी आपके टैक्सेबल गुड्स हैं वो प्लस उसके ऊपर का जीएसटी, जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है, अगर ये एक्सीड कर जाती है
50,000 रुपये से, तो आपके लिए ई वे बिल बनाना जरूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है तो क्या करेंगे, यानी कि उसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों तरह के गुड्स का जिक्र करा हुआ है, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू में से आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे और जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और उसके ऊपर का जीएसटी। तो वो आपका 50,000 से ऊपर है तो फिर आपके लिए ई वे बिल बनाना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कहाँ से, कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है और जॉब वर्क का है, इंटर स्टेट मूवमेंट है और जॉब वर्क का है, वैसे वाले केस के अंदर, वैसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं भैया जी, इंटर स्टेट है और जॉब वर्क है तो मैंडेटरी ई वे बिल बनाना होता है। दूसरा ई वे बिल है और मतलब लाइक इंटर स्टेट और हैंडीक्राफ्ट का मूवमेंट अगर हो रहा है तो भी मैंडेटरी ई वे बिल बनाना होता है। ऐसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। ठीक मालिक? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर कि जहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि सपोज कीजिए राजस्थान के जोधपुर से आपका गुड्स चलता है और आना है उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। ठीक? यस सर। तो पहली बात, इसमें गुड्स कई सारे स्टेट से होकर आएगा। हाँ सर आएगा, जिसमें राजस्थान के बाद आपका ये यूपी भी पड़ेगा, हरियाणा भी बीच में फॉल कर सकता है, फिर वो दिल्ली अपना पहुंचेगा। ठीक? तो इन बिटवीन रास्ते में अगर किसी कारण से गाड़ी चेंज करनी पड़ जाती है तो क्या एक अलग से एक और ई वे बिल बनाया जाएगा गाड़ी वाइज? जी नहीं। पूरी जर्नी के लिए चाहे आप 10 तरह के व्हीकल चेंज कर लीजिए, आपका जो ई वे बिल है वो एक ही रहेगा। हाँ, उसमें जो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर की डिटेल है, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स उसमें ऐड ऑन होते चले जाते हैं उनकी डिटेल और ऐड होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए पहले ट्रक एक्स था, उसकी डिटेल आ गई, फिर ट्रक वाई आ गया, डी, जितने भी 10 ट्रक अगर इस्तेमाल हुए हैं तो पार्ट बी आपका 10 के 10 की डिटेल कंटेन करेगा। तो जब भी व्हीकल चेंज होगा नए व्हीकल की डिटेल पार्ट बी के अंदर अपडेट कर दी जाएगी। ई वे बिल नंबर वही रहेगा, ई वे बिल अपना सेम ही रहेगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पार्ट बी के अपडेशन को लेकर भी एक रिलैक्सेशन है। क्या? कि अगर मल्टी व्हीकल का सीन बन रहा है और जो पर्टिकुलर कोई लैग है वो आपकी लाइक लोकल मूवमेंट है, इंट्रा स्टेट है और 50 किलोमीटर तक का है, तो ऐसे में उस ट्रक के लिए आपको पार्ट बी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई एक मल्टी व्हीकल चेन के अंदर किसी पर्टिकुलर लैग में एक नया ट्रक इन्वॉल्व होता है, 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इंट्रा स्टेट है, तो ऐसे में उस ट्रक की डिटेल पार्ट बी में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक? यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है वेयर। वेयर में बात करते हैं कि ई वे बिल कब जरूरत होती है कब नहीं होती है। देखिए ये तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, सप्लाई हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सपोज करो कोई घटना सप्लाई बन गई है, सेल एंड लीज बैक का मैटर था, सप्लाई तो है पर मूवमेंट नहीं है, ई वे बिल नहीं बनाया जाएगा। अगला, मान लीजिए जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सप्लाई तो नहीं है पर मूवमेंट है, ई वे बिल बनेगा भाई साहब। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ई वे बिल बनाया नहीं जाता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, नॉन टैक्सेबल गुड्स है, कोई करेंसी है, पोस्ट वैन है, जेम्स ज्वेलरी है, एक्सेप्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एलपीजी, केरोसिन ऑयल है ना, कोल और एम्प्टी सिलेंडर गैस वाले जो होते हैं, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिफेंस है फॉर एग्जांपल, या वेटमेंट स्टेशन तक 20 किलोमीटर तक का मूवमेंट है धर्म कांटे के लिए यानी कि वेटमेंट स्टेशन के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक? यस सर, ऐसा करके मालिक यहाँ पर बोल दिया जाता है। उसके बाद एक दो छटक पुटक बात आपको और बतानी है कि जो यहाँ पर गाड़ी जब चलती है तो रास्ते में मामा जी गाड़ी को रोक सकते हैं। सेक्शन 68 आता है, उसके अंदर उनको पावर है कि वो गाड़ी को रोक सकते हैं। एंड उसमें वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, ई वे बिल, QR कोड वेरीफाई वगैरह करके चलेंगे। एंड ई वे बिल नंबर वगैरह सारा कुछ वहाँ पर चेक किया जाता है मालिक। और जो भी उन्होंने चेक किया है उसकी जो समरी है वो 24 आवर के भीतर भीतर वो अपडेट करनी होती है पोर्टल पे, और उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट 3+3 डेज़ के अंदर देनी होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार अगर हो जाए तो फिर दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ड्राइवर को अगर होल्ड किया जाता है 30 मिनट से ज़्यादा
तो फिर उसमें ड्राइवर भी अपनी तरफ से कोई कंप्लेन कर सकता है अधिकारियों की, अगर उसे रास्ते में हरास किया जाता है तो। ठीक है, क्या चेक करते हैं रास्ते में? इनवॉइस की हार्ड कॉपी हो गई, और अगर मान लीजिए इनवॉइस सॉफ्ट कॉपी में है, क्यूआर कोड है, तो उसे स्कैन करके देखते हैं, है ना। अगर गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा था तो बिल्टी चेक करेंगे, डिलीवरी चालान चेक करके चलेंगे। तो वैसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है मालिक। उसके बाद क्या ई वे बिल को ब्लॉक भी किया जा सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना 3B सबमिट नहीं करता है लगातार 2 टैक्स पीरियड के लिए, या फिर वो अपना GSTR1 सबमिट नहीं करता है फॉर 2 टैक्स पीरियड के लिए, या अपना GST CMP 08 फाइल नहीं करता है फॉर 2 टैक्स पीरियड के लिए, तो वैसे वाले केस में उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड का नहीं, उसकी जो आउटवर्ड सप्लाई है उनका ई वे बिल ब्लॉक किया जा सकता है। यानी कि ना तो ई वे बिल वो बना पाएगा और ना ही उसका रेसिपिएंट उसके बिहाफ पे बना पाएगा। मतलब उसकी आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल बनेगा ही नहीं, ना सप्लाई बना सकता, ना रेसिपिएंट, और ना ही इसमें जो ट्रांसपोर्टर वो बना सकता है। ठीक है जी। दूसरा एक और बात यहाँ पर बोल दी जाती है कि अगर मान लीजिए मतलब लाइक एक पर्सन है जिसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो सस्पेंड कर दिया जाता है, और तो वैसे में भी फिर आपका ई वे बिल नहीं बनाया जा सकता है। और लाइक या फिर मान लीजिए कोई एनामली है इन GSTR1 एंड GSTR2 भी, तो वैसे वाले सिचुएशन में भी आपका ई वे बिल ब्लॉक यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे करके बोल देते हैं मालिक। और अभी लेटेस्ट में नया रूल और इंट्रोड्यूस किया गया था 138F करके, और उसका सीधा मतलब ये है कि आप जो इंफॉर्मेशंस होती हैं रिलेटेड टू गोल्ड, प्रेशियस स्टोन एट्सेट्रा, तो वैसे में ई वे बिल अपना जनरेट किया जा सकता है, और सिर्फ पार्ट ए को ही फिल करना है, क्योंकि गोल्ड वगैरह जो होते हैं इनका लाइक कोई ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वर्क में तो हो नहीं रहा, तो पार्ट बी को भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट ए को भर दिया तो उसे ही कंप्लीट ई वे बिल मान लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक लिमिट के बाद ऐसा होगा, लिमिट प्रेस्क्राइब हो सकती है लाइक 2 लाख या उससे ऊपर, है ना। तो स्पेसिफाइड लिमिट से अगर ज़्यादा है ना, लाइक मान लीजिए 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, वो कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे। अगर उससे ज़्यादा की वैल्यू को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो यहाँ पर इस रूल की एप्लीकेबिलिटी आती है। बाकी सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो अपने नॉर्मल तरीके से ही हैं। तो क्रक्स में ये कह सकते हैं कि वेयर कमिश्नर सेड ऑन इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड एटसेट्रा हैविंग वैल्यू 2 लाख प्लस और मोर, से 3, 4, 5 वट एवर, देन जनरेट करना होगा ई वे बिल विदाउट पार्ट बी, तो वो से ही अपना कंप्लीट ई वे बिल की तरह वहां पर ट्रीट कर लिया जाएगा। इस तरह से आपका चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब एट द एंड मैं बात करना चाहता हूं आपसे ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आई थी और लगभग हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आपका डेफिनेशन का चैप्टर है वही अफेक्ट होता है। वहाँ पर एक्शनेबल क्लेम के बारे में बता रखा है। एक्शनेबल क्लेम आपके कॉन्टिंजेंट एसेट्स होती हैं, और एक्शनेबल क्लेम में आ जाते हैं आपके अनसिक्योर्ड डेट्स, पेंडिंग लिटिगेशंस एट्सेट्रा। साथ में एक बात जोड़ी गई है कि एक्शनेबल क्लेम में आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को भी जगह दी जाएगी। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग इसको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और इसको खोलकर देखते हैं पैकेट को तो क्या निकलता है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो कंसेप्ट है ऑनलाइन मनी गेमिंग का। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग में अंतर होता है। ऑनलाइन गेमिंग एक ब्रॉड वर्ड है, लाइक गेम ऑन इंटरनेट, और ऑनलाइन गेमिंग को जब खोलकर देखते हैं तो उसमें 2 तरह के गेम निकलते हैं। एक नॉर्मल जैसे रोब्लॉक्स, और एक होता है ऑनलाइन मनी गेमिंग जहाँ पर कुछ पैसे जीतने हारने का खेल चलता है। ठीक, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ, जैसे जूपी लूडो हो गया, लूडो खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीज़ वहाँ निकल कर आ जाती हैं।
तो इसके लिए डेफिनेशन चैप्टर में सप्लायर की डेफिनेशन को भी अमेंड किया गया। उसमें लिखा गया कि जो व्यक्ति स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की सप्लाईज दे रहा है उस व्यक्ति को यहाँ पर सप्लायर कहा जाएगा, यानी कि जूपी लूडो वाले ऐप वाले भैया को यहाँ पर सप्लायर की परिभाषा में रखा गया है। साथ में ये भी बोला है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, स्टिल वो आपकी एक्शन में क्लेम रहेगी और उसको गुड्स यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग की एक्टिविटी सुनने में लगता है कि ये सर्विस की बात हो रही है, पर चूंकि वो एक्शनेबल क्लेम है, चूंकि उसमें कंटेंजेंसी है, दैट्स वाई वो एक गुड्स है, वो एक गुड्स की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। ओके साहब, ओइडार अलग चीज़ होगी, ध्यान दीजिए। ओइडार का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, वो एक सर्विस है। ओइडार एक सर्विस है, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक गुड्स है। इस बात को दिमाग में ठीक से बिठा लें। फिर आता हमारा चार्जेबिलिटी का चैप्टर आता है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5। उसमें यह बताया जाता है कि नॉर्मली जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसे जीएसटी वाले हैंडल नहीं करते हैं, आईजीएसटी के लिए भी उसे कस्टम वाले ही हैंडल करते हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के मुताबिक उस पर आईजीएसटी यानी कि सीवीडी 37 इम्पोज किया जाता है, लेवी कलेक्शन वही करके चलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात बाहर से कर रहे हैं, सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, तो ये भी तो इंपोर्ट हुआ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ, तो क्या इसे कस्टम वाले हैंडल करेंगे? जी नहीं। माना कि ये गुड्स है पर ये इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, कस्टम वाले चाहकर भी इस पर जीएसटी की बात नहीं कर सकते। दैट्स वाई इस पर जीएसटी का लेन देन जीएसटी डिपार्टमेंट खुद करके चलेगा। तो सूटेबल अमेंडमेंट करी गई सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी के अंदर। सप्लाई चैप्टर में आकर जब शेड्यूल 3 आता है तो वहाँ पर नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई दी हुई है। पहले पुराने समय में देते थे कि जो एक्शनेबल क्लेम है आपके लाइक बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह स्पेसिफाई करके नाम दे रखा था, इनके अलावा बाकी सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी बोला गया है अमेंड करके कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को तो सप्लाई माना जाएगा, इसके अलावा बाकी जो भी एक्शनेबल क्लेम है सब के सब बाहर। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है ये आपका सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर 10(1) CA इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें बोला है कि जब एक सप्लायर अपने किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, यानी कि B2C सप्लाई हो रही है गुड्स की, क्या गुड्स की अगर B2C सप्लाई हो रही होती है तो वैसे में अगर रेसिपिएंट अपना एड्रेस बता देता है या इवन स्टेट भी बता देता है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वही स्टेट या एड्रेस माना जाएगा। अब इसमें जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है इसके लिए क्या खेल खेला गया कि इनवॉइस के चैप्टर में जाकर एक चेंज किया गया और वहां जाकर ये बोला गया, इनवॉइस के चैप्टर में जाकर रूल नंबर 46 है कि भाई जो ऑनलाइन मनी गेमिंग में B2C सप्लाई दी जा रही है उसमें रेसिपिएंट का एड्रेस देना जरूरी है, एटलीस्ट स्टेट का एड्रेस देना जरूरी है। अब चूंकि B2C सप्लाई में ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली में रेसिपिएंट का एड्रेस आ रहा होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) CA के मुताबिक निकलेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ी आसानी से वो आ जाएगा जहां पर कि वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट बैठा हुआ है। अगर मैं दिल्ली से हूं और मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहा हूं, इंडिया के बाहरी किसी ऐप से, विदेशी ऐप से खेल रहा हूं, तो यहां पर आकर, विदेशी छोड़ो, मतलब मैं यहीं से इंडिया में कोई जूपी लूडो वगैरह है और मैं दिल्ली का खेलने वाला हूं, तो उस गेम में जो पैसा लगाया गया है, जो भी उस पर जीएसटी की बात हो रही है, उसका जो स्टेट रेवेन्यू बनता है, एसजीएसटी बनता है, वो दिल्ली को यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर जो टैक्सेबल पर्सन वाला चैप्टर अपना आता है उसके अंदर बोला गया कि अंडर सेक्शन 24 जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दे रहे हैं फ्रॉम एंटिटी टू ए पर्सन इन इंडिया, तो वैसे वाले केस में हम उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा के चलेंगे। ठीक है जी। वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर ये बोलता है कि जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 है, जहाँ पर असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट होती है, उस केसेस के अंदर वैल्यू का मतलब क्या लिया जाता है। तो यहाँ रूल नंबर 31B और 31C आगे जोड़ दिए जाते हैं और उन सभी का निचोड़ निकाल कर ये बनता है कि जो भी एंट्री फीस होती है, एंट्री फीस पर जीएसटी लिया जाता है।
आप इस बात को ऐसे समझना जैसे कि आप किसी क्लब में जा रहे हैं, ठीक? तो क्लब कभी गए हैं आप? वही तो मैं कहता हूँ कभी कभी इन चीज़ों पे जाना चाहिए, क्लब में, डिस्को वगैरह में। सर जैसे क्लब में गए हैं तो एंट्री करते समय ही वहाँ पर 2 3 4 5 जैसा भी लेवल का क्लब है वो एंट्री फीस ले ली जाती है, ठीक? अब कितने भी समय आप अंदर रहिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप फीस देकर अंदर गए, मम्मी का फ़ोन आ गया, आपको किसी वजह से एग्जिट करना पड़ा और आप फिर री एंटर हो रहे हैं, तो क्या वो आपको जाने देंगे बिना फीस के? जी नहीं, आपको वहाँ पर फीस फिर से देनी पड़ जाएगी। मतलब जब जब फ्रेश एंट्री होगी आपकी, तब तब आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। सर मान लीजिए हम किसी कसिनो वगैरह में चले जाते हैं, हमने एंट्री के बाद फीस पे कर दी 10,000 की, अंदर जाकर पता नहीं क्या क्या गुल खिला रहे हैं। 10,000 रुपये दिए थे, जमा किए थे, उसके बाद हमने 10 लाख का 50 लाख बना दिया जीत जीत के। बनाते रहो, अंदर कोई जीएसटी की बात नहीं हो रही, अधिकारी गेट पर खड़ा हुआ, दैट सेट। जितने भी पार्टिसिपेंट घुस रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, एंट्री के वक्त एंट्री फीस पर जीएसटी आएगा, बात खत्म। अब उन्हीं में से जितने भी मान लो 20 लोग घुसे 10,000 रुपये देकर, अब जो हार जीत होगी उनकी आपस में होगी ना भाई, इसका पैसा उसकी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में, इसका पैसा उसकी जेब में, यही सब तो होगा, है ना? तो वो जो भी अंदर है, जितना भी पैसा गया है, जो हार जीत में चल रहा है, वो सारा पैसा ऑलरेडी जीएसटी पेड है, तो इसलिए वहां हार जीत पर कुछ भी नहीं हो रहा, वहां अगेन जीएसटी की बात नहीं हो रही है। जीएसटी की बात सिर्फ और सिर्फ एंट्री पॉइंट पर ही कर दी जाएगी, वैसे यहां पर बोल दिया जाता है। तो वट एवर द एंट्री फी दैट विल लायबल टू जीएसटी। एनसीएम या आरसीएम, एनसीएम यहाँ पे लगाया जाता है, और अगर सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है तो उसे इंडिया में हर हाल में यहाँ पर आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कसम जो निभानी पड़ेगी अपनी यहाँ पे आके, सीधी सी बात है। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 12 अपना आता है गुड्स को लेकर। तो नॉर्मली जो लॉ में वर्डिंग्स हैं वो क्या है, समझना बात को। वर्डिंग्स हैं इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। इनवॉइस की एक्चुअल डेट अगर टाइम से है तो, नहीं तो उसकी लास्ट डेट लेंगे, और कंपेयर विद इनवॉइस, कंपेयर विद पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो वो टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। परंतु नॉर्मली इन जनरल जो पेमेंट वाली कंडीशन है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 से, ठीक? तो फिर गुड्स के लिए नॉर्मली यही पढ़ा जाता है टाइम ऑफ सप्लाई में, इनवॉइस की एक्चुअल डेट अगर टाइम से है तो, नहीं तो इनवॉइस की लास्ट डेट, ठीक है? यस सर। लेकिन जब मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए बात करके चलूंगा तो मैं इग्नोर करूंगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 66/2017 को। तो पूरा उस तरह उसके लिए ऐसे पढ़ा जाएगा, कैसे भला? इनवॉइस की एक्चुअल डेट अगर टाइम से है तो, या लास्ट डेट, ठीक है? एक तो वो आ जाएगी, और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, ये लाइन पूरी की पूरी पढ़ी जाएगी फॉर एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। इनवॉइस के बारे में बता दिया कि अगर B2C सप्लाई है तो रेसिपिएंट का एड्रेस यहां पर पक्का पक्का आएगा। मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हम ई कैश लेजर के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारी चीज़ों के माध्यम से वहां पर मनी डिपॉजिट करके चलते हैं। लेकिन ओइडार के मामले में और ऑनलाइन मनी गेमिंग के मामले में हम यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू, ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम तब आती है जब सप्लायर बाहर बैठा होता है, थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क, इतना लंबा नाम है, इसके थ्रू हम यहाँ पर ई कैश लेजर के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, वैसी वाली बात बोल दी जाती। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो इंडिया के बाहर का तो पासपोर्ट वाइज जाएगा, और स्टेट वाइज होता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करेंगे कि भाई अगर इंडिया के बाहर का है बंदा तो फिर स्टेट वाइज ना करके ऑल इंडिया के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पर उसका करवा देंगे। और जहाँ तक सवाल है रिटर्न फाइलिंग का, तो जो एनआरटीपी के लिए होती है ना, तो वही रिटर्न यहाँ पर फाइल करा दी जाएगी एनआरटीपी के लिए, ओइडर वाले के लिए और ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले के लिए, अगर वो इंडिया के बाहर का बंदा है तो इस ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर हर चैप्टर के अंदर क्या चेंज किया गया है वो मैंने आपको यहां पे बताया, और मुझे उम्मीद है कि बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, बिकॉज इसमें से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इति सिद्धम। तो यहां पर आकर आपका ये ऑडियो रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपना बेस्ट दिया है, कम समय में पूरी बात समझाने की कोशिश करी है, और आई होप इस कंप्लीट ऑडियो रिवीजन से आपको बहुत लाभ मिला होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
और राधा रानी कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा और जब रिजल्ट आए तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।